ड्रेकर से मिलिए। वह ड्रेकर हाउस होल्ड में पैदा हुआ था, एक ऐसा परिवार जो लेजेंडरी ड्रैगन स्लेयर्स का है। लेकिन इससे पहले कि ज़ीक अपने फैमिली टाइटल को शो ऑफ करता, उसके परिवार ने उसे अनफिट समझा। उन्हें एक सोर्ड्समैन चाहिए था, लेकिन ज़ीक एक कर्स्ड हीलर निकला, ऐसा लड़का जिसकी कोई परवाह नहीं करता था। पावर की तलाश में ज़ीक कॉन्टिनेंट्स में घूमता रहा और आखिरकार एक एंशिएंट रेलिक तक पहुंचा, एक ऐसा खजाना जो खुद एम्परर की भी चाहत था। लेकिन आखिर में एम्परर के भेजे हुए सोल्जर्स ने उसे पकड़ लिया। उसकी इंजरीज इतनी सीरियस थीं कि उसकी हीलिंग मैजिक भी काम नहीं आई। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उस एंशिएंट रेलिक ने एक अपग्रेड सिस्टम ट्रिगर किया जो उसे एक छोटी उम्र में वापस ले गया। इस नए एंशिएंट पावर के साथ उसका असली सफर ड्रेकर हाउसहोल्ड के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन द क्रेडल में शुरू हुआ। ज़ीक की कहानी में घुसने से पहले उसके परिवार का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। ड्रेकर फैमिली 3 ग्रेट ट्रांसेंडेंट हाउसहोल्ड्स में से एक है। यह शोहरत उनके एंसेस्टर तेरान ड्रेकर की वजह से है। वह हीरो जिसने हजारों साल पहले इविल ड्रैगन बहामुट को हराकर दुनिया को बचाया था। तेरान की जीत ने ड्रेकर हाउसहोल्ड की शोहरत की बुनियाद रखी। शायद अपने लिनियज की वजह से ड्रेकर ब्लडलाइन के हर डिसेंडेंट को ऑरा का ब्लेसिंग मिला है, जिससे वे आसानी से हाई लेवल ऑरा अनलॉक कर सकते हैं और नाइट्स की तरह पावरफुल बन सकते हैं। लेकिन ज़ीक के आने तक सब ठीक था। अपने एंसेस्टर्स से अलग वह ऑरा यूज करने की एबिलिटी के बिना पैदा हुआ, एक ऐसी कमी जिसने उसे अपने ही परिवार में यूजलेस बना दिया। रेग्रेस होने के बाद ज़ीक अपने बेड पर आराम कर रहा है, बिल्कुल केयरफ्री। तभी सिस्टम विंडो उसे चौंका देती है। वह तुरंत हाई अलर्ट पर चला जाता है और ध्यान से सुनने लगता है। लेकिन रूम को स्कैन करने के बाद जब कोई नहीं मिलता तो वह सोचता है कि शायद उसने बस इमेजिन किया है। लेकिन फिर और कुछ सिस्टम विंडोज खुलती है। इन सिस्टम विंडोज में से एक विंडो सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल देती है। यह अनाउंस करती है कि ज़ीक की सोल ने एल्डर ड्रैगन की विल रिसीव की है और वह पूरी तरह से उसकी सोल का हिस्सा बन गई है। जल्द ही ज़ीक को सिस्टम के एक हिस्से पर अथॉरिटी भी मिल जाती है। एक्टिवेशन कंप्लीट होते ही उसकी आईसाइट सिस्टम विंडोज से भर जाती है। पहली विंडो उसके ओवरऑल स्टैट्स दिखाती है, उसकी क्लास, स्किल्स और एक यूनिक स्किल कैटेगरी जिसे ड्रैकोनियन स्किल कहते हैं। यह स्किल सिर्फ तब अनलॉक होगी जब वह 10 पॉइंट्स जमा करेगा, लेकिन अभी उसके कारमा पॉइंट्स 0 हैं। क्यूरियस होकर वह सिस्टम के साथ खेलना शुरू करता है और जल्द ही उसे यूज करने का तरीका समझ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस विंडो में दिखाए गए सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसका क्लास स्किल है। उसकी क्यूरियोसिटी की वजह यह है कि क्लास स्किल्स यह शब्द ड्रैकोनिक लैंग्वेज का है जो इस जमाने में यूज नहीं होता। उसने अपने मास्टर से इसके बारे में सुना था। उसके मास्टर के मुताबिक एंशिएंट वर्ल्ड के लोग अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से क्लासिफाई होते थे। हर क्लास के पास स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स होते थे जो स्किल्स कहलाते थे। ज़ीक की क्लास हीलर है, इसलिए उसकी स्किल हीलिंग है। ज़ीक के अवेकन होने के बाद उसका मास्टर, जो एक महिला थी, उसे इतनी कठोर ट्रेनिंग देती है कि वह मौत के दरवाजे तक पहुंच जाता है। उसकी ट्रेनिंग मेथड्स हटकर थीं और उसे अभी भी वह अनबेरेबल पेन याद है जो उसने उस पर डाला था ताकि वह उसे हील कर सके। किसी भी हाल में ज़ीक डिसाइड करता है कि वह वेरीफाई करे कि क्या वह सच में एक हीलर है जैसे सिस्टम बता रहा है। जब वह अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है तो उसे एहसास होता है कि वह सच में एक हीलर है। वह शॉक्ड रह जाता है क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में वह 20s में हीलर बना था, तब उसकी ईथर हॉल अनलॉक हुई थी क्योंकि वह अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज नहीं कर सकता बिना ईथर हॉल के। इसका मतलब है कि उसकी ईथर हॉल पहले ही अनलॉक हो चुकी है और यह एक अच्छी खबर है। न सिर्फ वह अपनी सारी मेमोरीज के साथ पास्ट में वापस आया है, बल्कि उसके स्किल्स भी साथ आए हैं और यह उसे और भी एडवांटेजेस पोजीशन में डाल देता है। वह डिसाइड करता है कि वह सिस्टम को और एक्सप्लोर करेगा ताकि वह जान सके कि और क्या सरप्राइजेस हैं। किसी ने उसका नाम पुकारा और दरवाजा खटखटाया। तुरंत वह सिस्टम विंडोज को साइड में पुश करने की कोशिश करता है ताकि कोई न देख सके, लेकिन इम्पेशेंट विजिटर बिना रिस्पॉन्स का इंतजार किए ही रूम में घुस जाता है। जो लड़का अंदर आया है वह ज़ीक का एक्सक्लूसिव सर्वेंट डेकर है। जाहिर है वह यह चेक करने आया है कि क्या उसका यंग मास्टर आने वाले इवेंट के लिए तैयार है। बिल्कुल, ज़ीक को कोई आइडिया नहीं है कि उसे किस चीज के लिए तैयार होना है। यंग मास्टर का इस स्पेशल दिन को भूल जाना इस बटलर को और भी गुस्सा दिला रहा है। दूसरी तरफ ज़ीक को याद आता है कि अपनी पास्ट लाइफ में भी वह हमेशा डेकर से डरता था। चाहे उसका दिमाग 32 साल के इंसान का है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस इस बॉडी में भरी हुई डर को नहीं हटा सकता। तभी एक क्लास स्किल एक्टिवेट होती है, कंपोज्ड माइंड। तुरंत ज़ीक का कांपना और उसके चेहरे का डर बिल्कुल गायब हो जाता है। कंपोज्ड माइंड एक ऐसी स्किल है जो यूजर के मेंटल स्टेट को हर हाल में काम और कंपोज्ड रखती है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। ज़ीक को यह काफी आसान लगता है क्योंकि यह खुद ही एक्टिवेट हो सकती है। इसी बीच बटलर अपने आप को रिपीट कर रहा है,
अपने यंग मास्टर को आने वाले इवेंट की इम्पोर्टेंस याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जीक तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करता। बटलर के बहुत इंसिस्ट करने के बाद जीक आखिरकार ध्यान देने लगता है और एडमिट करता है कि उसे याद है, उसे क्लियरली याद है कि इवैल्यूएशन टेस्ट, जो पैंक्रेशन के नाम से जाना जाता है, क्या होता है। पैंक्रेशन को समझने के लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट की जरूरत है। सब एक ट्रेनिंग सिस्टम से गुजरते हैं जिसे द क्रेडल कहते हैं। यह ट्रेनिंग 7 साल की उम्र से शुरू होती है और 5 साल तक चलती है। हर साल इंस्ट्रक्टर्स आने वाले हर स्टूडेंट की इवैल्यूएशन करते हैं, सोर्ड्समैनशिप और कॉम्बैट के थ्रू। स्पेसिफिकली पैंक्रेशन एक नो होल्ड्स बार्ड कॉम्बैट है जिसमें कोई रूल्स नहीं होते। ओपोनेंट्स टिपिकली इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा चूज किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स अपने एडवर्सरीज खुद चूज कर सकते हैं अगर दोनों पार्टीज अग्री करें। क्योंकि कोई रूल्स नहीं होते, इंजरीज कॉमन होते हैं और कभी कभी स्टूडेंट्स जिंदा भी नहीं बचते। लेकिन क्योंकि यह कंपटीशन डिसाइड करता है कि स्टूडेंट्स एकेडमी में किस क्लास में प्लेस होंगे, बच्चों को अपनी पूरी स्ट्रेंथ से लड़ना पड़ता है। पैंक्रेशन का दिन आखिरकार आ जाता है और स्टूडेंट्स एम्फी थिएटर में इकट्ठे होते हैं। सबके बीच में इंस्ट्रक्टर खड़ा होता है और सबको याद दिलाता है कि आज पैंक्रेशन का दिन है। यह उनके इवैल्यूएशन का फाइनल पार्ट है। सभी स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्टर की बात को ध्यान से सुनते हैं और उनका एंथुसियाज्म देखकर इंस्ट्रक्टर भी खुश होता है। यह आदमी असल में हेड इंस्ट्रक्टर पानेम मार्क है और बिना किसी देरी के वह चीजें शुरू करने का फैसला करता है। क्राउड में स्टूडेंट जीक को उनके बीच खड़े हुए नोटिस करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को हंसी आती है कि जीक फिर से यहाँ है। उसकी पिछले साल की ह्यूमिलिएशन के बाद 2 स्टूडेंट्स के बीच ड्यूएल शुरू होता है और एक स्टूडेंट एरन ड्यूएल के शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। एक अपर कट से अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर देता है। लेकिन जब दूसरे स्टूडेंट्स इस क्विक फाइट को फैसिनेटिंग समझते हैं, जीक बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होता। उसे याद है कि जब वह छोटा था तो ऐसे फाइट से डरता था, लेकिन अपनी पास्ट लाइफ में जो उसने फेस किया उसके सामने यह कुछ भी नहीं है। जीक अपनी बारी का इंतजार करता है। एक और स्टूडेंट लियोन कॉनरेड वेट कर रहा है कि वह जीक के साथ ड्यूएल करे। आखिरकार जीक की बारी आती है और उसका ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि लियोन ही है। जब जीक अपनी थकी हुई आंखों को रगड़ रहा होता है, लियोन जीक को पिछले साल की ह्यूमिलिएशन याद दिलाता है। बिल्कुल, जीक उसे भूला नहीं है। उसे क्लियरली याद है कि कैसे उसने लियोन से माफी मांगी थी। वह मेमोरीज पेनफुल है, लेकिन अब वह पास्ट में है। लियोन हमेशा से जीके का ओपोनेंट रहा है और जीक उसे अच्छी तरह जानता है, कैसे वह एक डर्टी प्लेयर है और किस तरह के बेकार फैमिली से आता है। जीके के लिए एक काटने वाला कुत्ता भी लियोन से बेहतर है। अपनी पास्ट लाइफ में जीके कभी अपने 4 सौतेले भाई बहनों से नहीं मिला, लेकिन उसके कई कजिन्स थे और उनमें से कई उसे बुली करने के लिए तैयार थे। अचानक लियोन जीक को फिर से याद दिलाने की कोशिश करता है कि कैसे उसने उसे पिछले साल बर्बाद किया था। वह जीक से पूछता है कि क्या इतनी ह्यूमिलिएशन काफी नहीं थी कि वह पैंक्रेशन में पार्टिसिपेट न करे। लियोन उसे बहुत बातें सुनाता है, लेकिन जीक च्यूकम्बर की तरह कूल रहता है और यह सब उसकी कंपोज्ड माइंड एबिलिटी की वजह से है। चाहे जीक काम है, लेकिन उसकी पेशेंस की भी एक लिमिट है। वह किसी को अपने बारे में बकवास करते हुए नहीं देख सकता। जीक का रिस्पॉन्स इस बास्टर्ड को और ट्रिगर करता है और इस बार लियोन जीक के सर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फूलिश मूव का रिजल्ट सिर्फ एक सॉलिड पंच है जो उसे दूर तक उड़ा देता है। यह ब्रूटल पंच जीक की क्रिटिकल स्ट्राइक स्किल की वजह से पॉसिबल हुआ। यह एबिलिटी ओपोनेंट को सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाती है और अगर अटैक फेल हो तो काउंटर का रिस्क होता है। खुशकिस्मती से जीक का पंच परफेक्ट लगा और काउंटर अटैक का कोई मौका नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ वह बास्टर्ड अपने चेहरे को दबाते हुए दर्द से तड़प रहा है। जीक सोचता है कि उसका मकसद सिर्फ उसे नॉकआउट करना था, लेकिन एबिलिटी एक्टिवेट हो गई। इंस्ट्रक्टर तुरंत इंजर्ड ब्रैट की देखभाल करने आता है और जीक को डांट लगाता है कि उसने मैच शुरू होने से पहले ही अटैक क्यों किया। लेकिन जीक सोचता है कि जब वह ऑलरेडी अरीना में खड़े हैं तो किसी के कमांड का इंतजार क्यों करें। पहले स्ट्राइक करने वाले को एडवांटेज मिलता है, इसलिए उसने यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया। यह कहते वक्त उसकी किलर इंटेंट इतनी है कि इंस्ट्रक्टर भी कांपने लगता है। वहीं लियोन इंस्ट्रक्टर को अश्योर करता है कि सब फेयर है और बैटल शुरू करने को कहता है। अगर वह इस वक्त पीछे हटा तो यह उसके लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा। इंस्ट्रक्टर के सिग्नल मिलते ही लियोन तेजी से जीक की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसकी इस जल्दबाजी का रिजल्ट एक और पंच है जो सीधे उसके चेहरे पर लगता है। हैरानी की बात है कि यह पंच बिल्कुल दर्द नहीं देता। लियोन पहले पंच का दर्द याद करके डर गया था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि यह पंच बिल्कुल दर्द नहीं दे रहा तो उसका फूलिश कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। वह सोचता है कि अगर वह डिफेंसिव पोजीशन में रहे तो जीक उसके लिए कोई थ्रेट नहीं होगा। लियोन तुरंत नोटिस करता है कि जीक अपने लेफ्ट हैंड से काउंटर अटैक कर रहा है, इसलिए वह नीचे झुक जाता है। इस क्रिटिकल मोमेंट में वह जीक की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाता है और उसे पकड़कर जमीन पर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक
लियोन को इतनी तेजी से हिट मिलता है कि हमें भी नहीं दिखा कि क्या हुआ। वह पत्ते की तरह कांपने लगता है। इंस्ट्रक्टर भी कम्प्लीटली बॉगल्ड है। वह समझ नहीं पा रहा कि उसने अभी एक 12 साल के बच्चे को वह स्लिक मूव करते हुए देखा है। जब लियोन ने जीक के काउंटर को डॉज किया और उसे नीचे धकेलने की कोशिश की, इंस्ट्रक्टर को यकीन था कि लियोन जीत जाएगा, लेकिन जीक ने लियोन की चिन पर पंच मारा और उसकी ग्रिप से बच गया। लियोन की गलती है कि उसने अपना गार्ड नीचे कर लिया, या सोचकर कि उसने जीक को पकड़ लिया है, लेकिन जीक क्यूकम्बर की तरह कूल रहता है। इस एग्जैक्ट और इफेक्टिव डैमेज के लिए जो कंसंट्रेशन और प्रिसीजन चाहिए वह एक फीट है। इंस्ट्रक्टर सोच रहा है कि क्या यह सच में वही जीक ड्रेकर है जिसे वह जानता था। दूसरी तरफ वह ब्रैटी बास्टर्ड उस ब्रूटल पंच के बाद बिल्कुल बिखर गया है। उसका दिमाग स्क्रैम्बल्ड है और रिएक्ट करने से पहले ही उसे एक और ब्लो मिलता है जो उसे ट्रिप कर देता है, लेकिन वह जल्दी से स्टेडी हो जाता है और अपने पंच से रिटेलिएट करता है। इस क्रिटिकल मोमेंट पर जीक की एक और क्लास स्किल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होती है, हाइटेंड सेंस। यह स्किल थोड़ी देर के लिए उसकी परसेप्शन को बढ़ा देती है। इस स्किल की मदद से जीक पंच को 960 फ्रेम्स पर सेकंड में स्लो मो में देख सकता है, जिससे उसे डॉज करना आसान हो जाता है। पंच के गुजरने के बाद जीक लियोन की आर्म को पकड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। अटैक इतना पावरफुल होता है कि जमीन के नीचे का हिस्सा भी टूट जाता है। एक और स्किल एक्टिवेट होती है, प्रिसाइज स्टैब, जो जीक को लियोन के वीक पॉइंट्स को टारगेट करने में मदद करती है ताकि क्रिटिकल डैमेज हो सके। लियोन को जमीन पर पिन करने के बाद जीक पंच करने के लिए तैयार हो जाता है। बेचारा लियोन उसे रुकने की भीख मांगता है, लेकिन जीक फिर भी पंच मारता है जो सीधे उसके चेहरे पर लगता है। इस बेरहमी से इंस्ट्रक्टर के साथ साथ देखने वाले लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं। फाइनल हिट बहुत सेटिस्फाइंग लगता है और इस छोटे से बैटल के बाद जीके को एक सुकून का एहसास होता है। वह खुश है कि इस शो के बाद उसके दूसरे कजिन्स भी उसे परेशान करने से पहले 2 बार सोचेंगे, लेकिन अगर वह कुछ भी करने की हिम्मत करेंगे तो जीक उन्हें हमेशा के लिए चुप करवा देगा। लेकिन लगता है कि यह सब इन बास्टर्ड्स में डर पैदा करने के लिए काफी नहीं था। एक बेवकूफ जेकेन जीक को चैलेंज करता है और उसे अपना पैंक्रेशन ओपोनेंट चूज करता है। जीक को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि अगर जेकेन अकेला आएगा तो वह बोर हो जाएगा, इसलिए वह जेकेन को सुझाव देता है कि वह कुछ और स्टूडेंट्स को साथ ले आए ताकि चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाएं। जीक एक और स्टूडेंट लियम स्टोन को कॉल करता है और सजेस्ट करता है कि वह जेकेन के साथ आए। जाहिर है लियम सिर्फ जेकेन का चमचा है। यह सजेशन जेकेन के लिए एक मुंह पर थप्पड़ जैसा है। यह आइडिया कि उसे जीक जैसे वीक से लड़ने के लिए किसी की मदद की जरूरत है वह बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन जीक उसके बटन्स पुश करता रहता है जो इस ट्रैश को और गुस्सा दिला देता है। जेकेन अब जीक की कुत्ताई करने का वेट कर रहा है। जब दोनों कंटेस्टेंट्स अरीना में खड़े होते हैं, इंस्ट्रक्टर इस बार जीक को वार्न करता है कि कमांड से पहले मूव न करे, लेकिन लगता है कि जेकेन अपने सर्वेंट को साथ ले आया है जो जीक को और खुश कर देता है। आखिरकार जीक की पास्ट लाइफ में लियम एक एक्सेप्शनल फाइटर की रेपुटेशन रखता था और उसने मर्सेनरी किंग का टाइटल भी हासिल किया था। जेकेन का सर्वेंट होने के नाते लियम क्रेडल एकेडमी में शामिल हुआ था, लेकिन एक दूर का रिश्तेदार होने की वजह से उसकी एजुकेशन को नजरअंदाज किया गया। उसने हायर एजुकेशन के लिए एकेडमी में एडमिशन लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार एक छोटे से नेशन बरान के नाइट ऑर्डर में शामिल हो गया। जब बैरन आखिरकार गिरा तो लियम एक मर्सेनरी बन गया। उस कठिन समय में स्ट्रॉन्ग लोग अपने साथ फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करते थे। अपने लंबे कार्यकाल के साथ लियम एक रेड नाइट के रूप में प्रोमिनेंस तक पहुंचा और आखिरकार स्टोन मर्सेनरीज की बुनियाद रखी। उसने 3 सबसे बड़े मर्सेनरी ग्रुप्स को यूनाइट किया और मर्सेनरी किंग का टाइटल हासिल किया। जब एम्पायर ने स्टोन मर्सेनरीज को हायर किया तो लियम कॉन्टिनेंटल वॉर्स में शामिल हुआ, जहां जीक और नॉर्दर्नर्स ने उसे एक पावरफुल एनिमी के रूप में सामना किया। लेकिन इस बार जीक ने अपने लिए एक बिल्कुल अलग फ्यूचर बनाने का फैसला कर लिया है। जब इंस्ट्रक्टर सिग्नल देता है, जेकेन कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ता है और एक पंच मारता है जो हवा के करंट्स को डिस्टर्ब कर देता है, लेकिन जीक बिना देखे उस पंच को पकड़कर ब्लॉक कर देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। जेकेन तुरंत जीक का हाथ दूर फेंकता है और अपने किक से सामना करता है, लेकिन यह किक उसके लिए बैकफायर हो जाती है। जब उसका किक कनेक्ट होता है तो उसे बहुत दर्द महसूस होता है। पता चलता है कि उसने जीक के स्ट्रॉन्ग बैरियर को हिट किया है जो उसके एल्बो के गिर्द बन गया था और इससे जेकेन की लेग को बहुत डैमेज हुआ है। जब जेकेन अपनी इंजर्ड लेग को देखता है, जीक तुरंत आगे बढ़ता है और अपनी स्किल एक्टिवेट करके पंच मारने के लिए तैयार हो जाता है। बेचारा जेकेन अपने चेहरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जीक का मकसद उसके चेहरे पर पंच मारना नहीं था। जीक उसकी रिब्स पर एक पंच मारता है जो जेकेन को बहुत सारा केचप तोकने पर मजबूर कर देता है। यह ओवर कॉन्फिडेंट बास्टर्ड आखिरकार जमीन पर गिर जाता है। अपना फख्र और बहादुरी खो चुका है। वह गुस्से में अपने साइड किक को जीक को मारने का ऑर्डर देता है। अब जीक का सामना लियम से है और यह बास्टर्ड सीरियस किलिंग वाइब्स दे रहा है।
लियम की लंबी रीच जीक के लिए एक सीरियस डिसएडवांटेज है, इसलिए जीक पहले अटैक करने का फैसला करता है। वह रेडी होता है और स्लैश स्किल का इस्तेमाल करते हुए कुछ पंचेस मारता है। जीक इतनी तेजी से मूव करता है कि सिर्फ उसके शैडो दिखाई देते हैं, जो एक के बाद एक पंचेस फेंक रहे हैं। यह स्किल एनिमी की नजर को पूरी तरह से खराब कर देती है। जो लोग पास खड़े देख रहे हैं वह असली डर महसूस कर रहे हैं। जीक का परफॉर्मेंस देखकर वह शॉक्ड है। जीक जानता है कि वह क्यूरियस और कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा है। जिस सोसाइटी में सब सोर्ड से लड़ते हैं, एक फाइटर की फिस्ट फाइटिंग टेक्निक देखना एक रेयर बात है, चाहे यह एबिलिटी कितनी ही कमाल की हो। लेकिन यह जीक के बॉडी पर भी बहुत बोझ डालती है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज लियम का मॉन्स्टरस फिजिक है। वह कोई काउंटर अटैक्स या डॉजेस नहीं कर रहा, बल्कि बस अपने गार्ड के साथ सब कुछ सह रहा है। जीक को पता है कि वह सही डैमेज नहीं कर पा रहा, इसलिए वह एक फाइनल पावरफुल स्ट्राइक की तैयारी करता है, जो लियम के गार्ड को तोड़ने के लिए काफी होगा। लेकिन जब जीक स्ट्राइक करता है, लियम बिना किसी मुश्किल के उस अटैक की दिशा चेंज करके अटैक डॉज कर लेता है। जीक और भी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि लियम ने तो ब्लिंक तक नहीं किया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अगले ही पल लियम मौका पकड़ता है और जीक को हवा में उठाकर जमीन पर पटकने की तैयारी करता है। लेकिन जीक ऐसा नहीं होने देता। वह तुरंत लियम के सर पर स्ट्राइक करता है। उसकी क्लास स्किल हाइटेंड सेंस एक्टिवेट हो जाती है और इस एडवांटेज का इस्तेमाल करके वह लियम को डेडली नेक होल्ड में लॉक कर लेता है, जिससे लियम की ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाती है। चाहे लियम का बॉडी कितना भी स्ट्रांग हो, ऑक्सीजन के बिना उसका दिमाग पावरलेस हो जाता है। लेकिन लगता है कि जीक ने खुद को ओवर एस्टिमेट कर लिया। लियम हार नहीं मानता और इसका सामना करता है और एक के बाद एक पावरफुल ब्लोज मारता है। एक के बाद एक पंचेस की वजह से जीक ब्लड तोकने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन आखिरकार लियम की बॉडी साथ छोड़ने लगती है। उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और वह ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाता है। लोग बैटल को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन उनमें से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है जो परेशान होने की बजाय एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं और जीक से लड़ने का इंतजार नहीं कर पा रहा। पैंक्रेशन का दिन खत्म होने के बाद जीक अपने क्वार्टर्स में वापस आता है, जहां उसका सर्वेंट उसका हाल पूछता है। उसने सुना है कि जीक मैचेस में बहुत जख्मी हो गया था। जीक कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन बटलर इंसिस्ट करता है कि वह उसकी पल्स चेक करे ताकि वेरीफाई हो सके कि सब कुछ सही है। जीक समझ जाता है कि ओल्ड मैन सिर्फ यह देखना चाहता है कि क्या उसने अपना ऑरा अवेकन कर लिया है। आखिरकार जीक अपना हाथ सर्वेंट की तरफ बढ़ाता है, जो तुरंत ब्लू एनर्जी को उसके हाथ से जीक में भेज देता है। यह ब्लू एनर्जी देखकर जीक रुककर सोचता है कि क्या उसका सर्वेंट सच में एक ब्लू नाइट है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब किसी का ऑरा चेक किया जाता है तो लोग आमतौर पर डांटियन चेक करते हैं। ऑरा को किसी और की बॉडी में डालना अपने आप में मुश्किल है, लेकिन इस ओल्ड मैन का इतना प्रिसाइज कंट्रोल होना बताता है कि वह एक ब्लू नाइट है। जाहिर है सभी नाइट्स एक जैसे नहीं होते। उन्हें उनकी मार्शल प्रावेस टेक्निक्स और ऑरा मैनिपुलेशन प्रोफिशिएंसी के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। व्हाइट सोर्ड्समैन नोविस लेवल है और ब्लेसिंग से पहले सभी बच्चे व्हाइट सोर्ड्समैन होते हैं। येलो सोर्ड्समैन वह लेवल है जो आप तब हासिल करते हैं जब आपका ऑरा अवेकन हो जाता है और आपका डांटियन ओपन हो जाता है। क्रेडल के सभी ट्रेनीज ब्लेसिंग के बाद येलो सोर्ड्समैन बन जाते हैं। जब आप ऑरा को फ्रीली कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप नाइट का टाइटल हासिल करते हैं। पर्पल नाइट लेवल वह है जब आप अपने सोर्ड को ऑरा से रीइंफोर्स कर सकते हैं, जबकि ब्लू नाइट लेवल वह है जब आप खुद ऑरा ब्लेड बना सकते हैं। इससे आगे वे लोग अपनी लिमिट्स से आगे बढ़ चुके हैं। वे रेड नाइट कहलाते हैं, जैसे मर्सनरी किंग लियम और जीक ने अपनी रिग्रेशन से पहले हासिल किया था। फिर ब्लैक नाइट है, लेकिन पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ कुछ ही ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं। इस सब के बावजूद जीक सोचता है कि उसका सर्वेंट, जो क्लियरली कमांडर बनने लायक है, कैसे उसका बेबी सिटर बन गया। लेकिन जीक को पूरा यकीन है कि यह आदमी उसकी ईथर का पता नहीं लगा सकता, जो सिर्फ दुनिया के 2 लोग ही यूज कर सकते हैं। आखिरकार ओल्ड मैन अपनी एग्जामिनेशन खत्म करता है और एक फर्म टोन में अपने यंग मास्टर से पूछता है कि क्या वह कुछ छुपा रहा है। जीक कूल बने रहता है और ऐसा दिखाता है कि वह कुछ नहीं जानता और बटलर से पूछता है, क्या तुम कुछ जानते हो? बटलर रिपोर्ट करता है कि जीक का रिक्वेस्ट किया हुआ ट्रेनिंग रूम पहले ही तैयार है। जीक इस बात से खुश होकर ओल्ड मैन को आराम करने के लिए भेज देता है। जब जीक अकेला चलता है तो उसे एक डर है कि शायद बटलर को उस पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। इससे बचने के लिए वह फैसला करता है कि बटलर को अपने पास ही रखेगा, ताकि वह उस ओल्ड मैन को मैनिपुलेट कर सके और जरूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। जीक को अभी यह भी समझना है कि किसने बटलर को उस पर नजर रखने का ऑर्डर दिया है। उसे पता है कि उसकी माँ की तरफ से कोई ऐसा नहीं करेगा, इसलिए यह काम सिर्फ उसके सौतेले भाई बहनों का हो सकता है। जब जीक पर्सनल ट्रेनिंग रूम में एंटर होता है तो वह वहाँ की लग्जरी देखकर दंग रह जाता है। यह उस घर की शान को और भी बढ़ा देता है। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले वह सिस्टम को चेक करने का फैसला करता है। सिस्टम पैनल उसके सामने आता है और वह देखता है कि उसकी स्लैश स्किल प्रोफिशिएंसी 10% तक पहुंच चुकी है।
उसे समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ, लेकिन वह अंदाजा लगाता है कि शायद स्किल्स को बार बार यूज करने से वे लेवल अप हो जाती है। स्लैश स्किल नेचुरली एक्टिवेट होती है उसके एक्शंस के हिसाब से और उसे कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। वह समझ पाता है कि अगर वह कुछ नया सीखेगा तो वह भी यहाँ स्किल के रूप में ऐड हो सकता है। वह अभी भी कंफ्यूज्ड है कि स्किल और क्लास स्किल में क्या फर्क है, लेकिन वह देखता है कि दोनों एक ही तरह एक्टिवेट होते हैं। आखिर में ड्रैकोनियन स्किल है, लेकिन वह अभी यूज नहीं की जा सकती क्योंकि इसे अनलॉक करने के लिए 10 पॉइंट्स चाहिए। वह उस ऑप्शन को प्रेस करता है और नेक्स्ट सिस्टम विंडो उसे बताती है कि वह मॉन्स्टर्स को मारकर कर्मा पॉइंट्स हासिल कर सकता है, जो अभी उसके पास 0 हैं। मॉन्स्टर्स की बात करें तो ज़ीक सोचता है कि डंजन्स में बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए उसे कम से कम पर्पल नाइट लेवल करना होगा। अभी के लिए उसे यह बात समझ नहीं आ रही कि वह पास्ट में कैसे वापस आया और यह सिस्टम क्या है, और यह भी कि स्किल्स और क्लास स्किल्स में क्या फर्क है। उसकी सिक्स्थ सेंस कहती है कि शायद यह सब उस एंशिएंट रेलिक से जुड़ा है, लेकिन वह पक्का नहीं है क्योंकि उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सब कुछ जोड़ सके। जो भी हो, वह अपनी सोर्ड उठाता है और फैसला करता है कि वह अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेगा ताकि और स्ट्रांग बन सके, चाहे वह सिस्टम हो या ड्रेकर लिनिएज। इस दुनिया में 2 पावर्स जानी जाती हैं, एक नाइट्स का ऑरा और दूसरा मेजेस का माना। नाइट्स अपनी ऑरा को डांटियन में रीइंफोर्स करते हैं, जबकि मेजेस अपनी माना को सर्कल्स के थ्रू रिफाइन करते हैं। ये दोनों पावर्स अलग हैं, मतलब अगर किसी ने एक पावर अवेकन कर ली तो वह दूसरी नहीं कर सकता। लेकिन ज़ीक का किस्मत खराब थी, उसने न तो डांटियन अवेकन किया और न ही सर्कल। इसकी वजह से ही लोगों ने ज़ीक को यूजलेस समझा और उसे भटकने पर मजबूर कर दिया जब तक वह अपने मास्टर से नहीं मिला। अपने वैगाबॉन्ड डेज में उसके मास्टर ने उसे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे वैल्यूएबल लेसन था हीलिंग का आर्ट और ईथर हॉल। ईथर हॉल एक यूनिक टेक्निक है जो उसके मास्टर ने डेवलप की थी। इस टेक्निक से ज़ीक ने नेचर की एनर्जी ईथर को हार्नेस करना सीखा। आज तक वह और उसका मास्टर ही सिर्फ इस दुनिया के 2 ईथर यूजर्स हैं। सिर्फ 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद ज़ीक को लगता है कि वह बेहोश होने वाला है, लेकिन उसकी क्लास स्किल हीलिंग एक्टिवेट हो जाती है और साथ ही एक और क्लास स्किल विगर रिकवरी भी। हीलिंग एक बहुत रेयर स्किल है जो ज़ीक को अपने मास्टर से मिलने से पहले नहीं पता थी। अगर कोई उसे यह स्किल यूज करते हुए देखे तो उसे IR रेगुलर का लेबल लगा देंगे। इसीलिए उसने लियम से लड़ते समय यह स्किल यूज नहीं की और रूम में वापस आने के बाद ही खुद को हील किया। जब उसका बॉडी पूरी तरह रिकवर हो जाता है तो वह प्रैक्टिस जारी रखता है। वह जानता है कि वह एक पल भी जाया नहीं कर सकता। सुबह तक ज़ीक बिल्कुल थका हुआ लगता है। पूरी रात बिना रुके ट्रेनिंग करने के बाद पूरा हॉल उसकी मेहनत का सबूत है, जहाँ फ्लोर पर बहने और सोड के गहरे निशान हैं। कुछ समय बाद 1 हफ्ता गुजर जाता है और हम खुद को क्रेडल कैफेटेरिया में पाते हैं। वहाँ ज़ीक कुछ स्टूडेंट्स को अपने बारे में बात करते हुए सुनता है। वह सोचते हैं कि वह बिल्कुल अलग इंसान बन गया है क्योंकि वह एक बॉर्न लूजर है। वह सोचते हैं कि शायद ज़ीक ने ब्लैक मैजिक में हाथ डाला है। दूसरी तरफ एक प्राइवेट लाउंज में सभी बिग शॉट स्टूडेंट्स डिनर कर रहे हैं। सबसे पहले राइना है जो स्टेक खा रही है, फिर ओवेन जिमन्स है जो काम और कंपोज्ड है, और उनके सामने लियोन बैठा है जिसने मार खाई है और बिल्कुल हारा हुआ लग रहा है। ओवेन उसे कहता है कि वह सही से खाए क्योंकि उसे सोर्ट्समैनशिप ड्यूएल के लिए एनर्जी की जरूरत होगी, लेकिन लियोन किसी भी वजह के बिना इरिटेट हो जाता है और टेबल पर इतना जोर से हाथ मारता है कि उसका जूसी स्टेक जमीन पर गिर जाता है। इस टेबल स्लैम की वजह से रेना का स्टेक भी प्लेट से उड़कर गिर जाता है, जिससे वह बिल्कुल गुस्से में आ जाती है। रेना का गुस्सा अब आखिरकार लियोन को थोड़ा ठंडा कर देता है। जाहिर है ये चारों स्टूडेंट्स ज़ीक से नफरत करते हैं, इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि वे एक साथ हैं। लेकिन चाहे वे एक ही ग्रुप में हैं, उनके बीच इतना अच्छा तालमेल नहीं है। ज़ीक के लिए नफरत उन्हें एक साथ जोड़ रही है। ओवेन मानता है कि ज़ीक पैंक्रेशन में बहुत ब्रेव और इम्प्रेसिव था, लेकिन वह पक्का है कि सोर्ड्समैनशिप में ज़ीक हार जाएगा। जहाँ तक उसे पता है, ज़ीक को सोर्ड पकड़ना भी सही से नहीं आता, इसलिए वह किसी के लिए भी कोई खतरा नहीं है। उनमें से एक स्टूडेंट यह भी कहता है कि ज़ीक इतना कमजोर है कि उसे एक रिक्वेस्ट पर एक सोर्ड बनवाना पड़ा क्योंकि आम सोर्ड्स उसके लिए बहुत भारी थे। फिर भी लियोन के लिए यह समझना मुश्किल है कि वह कैसे उस नाली के कीड़े से हार गया। वह लगता है कि ज़ीक पैंक्रेशन में सिर्फ लक की वजह से जीता है, लेकिन लगता है कि रेना उनकी बात से सहमत नहीं है। अगर वे लोग सच में यह बकवास मानते हैं तो उनमें से किसी को भी ड्रेकर हाउसहोल्ड का नाइट बनने का हक तो नहीं है। यह कहकर वह रूम से बाहर निकल जाती है। ड्यूएल के दिन से पहले कुछ चीजें जानना समझना जरूरी है। पैनक्रेशन से अलग सोर्ड ड्यूएल्स में रियल सोर्ड्स का इस्तेमाल होता है, जो क्रेडल में सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स का कारण बनती है। यह वह जगह है जहां कैडेट्स के स्किल्स का फर्क बिल्कुल साफ दिखाई देता है। फाइनल एग्जाम्स के 1 महीने बाद ब्लेसिंग राइट शुरू होगा, वह इवेंट जहां ड्रेकर अपनी ऑरा अवेकन करते हैं। ड्यूएल का दिन आखिरकार आ गया है
और इंस्ट्रक्टर जीक को आने का ऑर्डर देता है। हमारा हीरो बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेज पर आता है, अपने कंधे पर एक जायंट सोर्ड लिए हुए। यह सोर्ड उससे भी बड़ी है। सभी इसे देखकर हंसते हैं, सोचते हैं कि जीक को लगता है कि बड़ा सोर्ड इतना बेहतर है और इससे उसे कुछ फायदा होगा। दूसरी तरफ से रेना आती है, जो बिल्कुल गुस्से में लग रही है और जीक को चैलेंज करती है। हमारा हीरो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है और वह बिना किसी देरी के हाँ कर देता है। रेना को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि जीक इतनी आसानी से एक क्लेमोर उठा रहा है। अब जब वह उसे फेस टू फेस देख रही है तो उसे एहसास हो रहा है कि यह वही जीक नहीं है जिसे वह जानती थी। वह जीक जो सोर्ड सही से पकड़ भी नहीं पाता था। अब उसका प्रेजेंस इतना गहरा है कि रायना नर्वस महसूस करने लगती है, लेकिन वह जल्दी ही खुद को संभाल लेती है। उसे खुद पर गुस्सा आता है कि वह जीक से डरने का सोच भी कैसे सकती है। अब पीछे हटना कोई ऑप्शन नहीं है, खासकर जब रायना खुद चैलेंज किया है। दूसरी तरफ जीक भी नर्वस महसूस कर रहा है। वह जानता है कि उसकी आर्म टेक्निक्स इस ड्यूएल में काम नहीं आएंगी, क्योंकि लाइटनिंग नाइट रेना टेरोन के खिलाफ लड़ना कोई मजाक नहीं है। यह मौत को दावत देना है। रेना टेरोन, जिसे जीक की पास्ट लाइफ में सब लाइटनिंग नाइट के नाम से जानते थे, रेना ने कॉन्टिनेंटल वॉर्स में अपना नाम बनाया और नेक्स्ट जनरेशन के ड्रेकर में से एक सबसे महान के रूप में पहचानी जाने लगी। वह उन कुछ रेयर लोगों में से है जिन्होंने ब्लेसिंग राइट से पहले ही अपनी ऑरा अवेकन कर ली थी। जीक को याद है कि रेना ने अपनी ऑरा कुछ साल पहले अवेकन की थी, लेकिन क्रेडल में उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वह अपने फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करने पर फोकस कर रही थी। ड्यूअल शुरू होने का सिग्नल मिलते ही दोनों कंटेस्टेंट्स अपनी सोर्ड्स क्लैश कर देते हैं। पहली क्लैश के बाद रेना पीछे हटकर फिर से उस पर अटैक करती है। एक स्ट्राइक से वह जीक को पीछे धकेल देती है। सिर्फ इन 2 स्ट्राइक से ही जीक यह समझ जाता है कि रेना उसकी एक्सपेक्टेशंस से भी बेहतर है। रेना फिर से उस पर अटैक करती है, अपनी सोर्ड को जितनी तेजी से स्विंग कर सकती है कर रही है और एरिया को स्पार्क्स से रोशन कर देती है। बैकग्राउंड में उसके दोस्त घबराए हुए हैं, उसे एक ही स्ट्राइक में जीक को खत्म करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उनमें से एक वाइजर स्टूडेंट इन इडियट्स को याद दिलाता है कि रेना जीक के साथ खेल नहीं रही, यह जीक है जो उसे पीछे धकेल रहा है। रेना की नजर से वह जीक के अटैक में गलतियां साफ देख रही है, लेकिन हर बार जब वह उनका फायदा उठाकर अटैक करने की कोशिश करती है, उसकी सोर्ड जीक की सोर्ड से ब्लॉक हो जाती है, जैसे वो जानबूझकर उसे यह गलतियां दिखाकर उसके साथ खेल रहा हो। और भी गुस्से की बात यह है कि जब वह एक अटैक ब्लॉक करता है तो वह जानबूझकर एक और गलती छोड़ देता है ताकि रेना उस पर स्ट्राइक करे। ऐसा लगता है कि यह ड्यूएल जीतने के लिए नहीं है, बल्कि रेना को सिखाने के लिए है। कुछ अटैक्स के बाद रेना आखिरकार पीछे हट जाती है, बिल्कुल थकी हुई। वह अपनी सांस लेने के लिए थोड़ा टाइम चाहती है, लेकिन जीक के चेहरे पर एक बूंद भी पसीना या थकान नहीं है। असल में वह बोर्ड लग रहा है, उसे रेना का परफॉर्मेंस इतनी इम्प्रेसिव नहीं लग रही। रेना बिल्कुल ईमानदारी से लड़ रही है, बिना किसी ऑरा के इस्तेमाल के। लेकिन यह कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि वह सबको अपने वीक समझती है। अब जब वे लड़ रहे हैं, जीक फैसला करता है कि वह उसकी मदद करे और उसे इस स्पर्धा से बाहर निकाले। वह जानबूझकर एक लो स्टांस लेता है, जैसे वह एक ही मूव में गैप क्लोज करने वाला है। रेना अपनी स्पीड पर कॉन्फिडेंट है और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन एक पल में जीक गैप क्लोज कर लेता है और उसके सामने आ जाता है। रेना को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं देता। वह अपनी सोर्ड इतनी जोर से स्विंग करता है कि उसकी जायंट ब्लेड की फोर्स से जमीन क्रैक हो जाती है। दूसरी तरफ रेना श्योर है कि जब तक उनके बीच डिस्टेंस है, वह उसके मूव्स पर रिएक्ट कर सकती है। जीक अपनी सोर्ड हवा में स्विंग करता है, लेकिन उसका मकसद उसे हिट करना नहीं था, बल्कि उसकी स्विंग की फोर्स से उड़ने वाले पत्थर रेना के चेहरे पर लगते हैं, जिससे उसकी नाक इंजर हो जाती है। अगले ही पल जीक अपनी भारी सोर्ड लेकर उस पर अटैक करता है। जब रेना देखती है कि वह शाइनी ब्लेड उसकी गर्दन से कुछ ही सेंटीमीटर दूर है, तो उसे लगता है कि अब उसका खेल खत्म। लेकिन हैरानी की बात है कि जीक की सोर्ड अचानक हवा में उड़ जाती है और कुछ फीट दूर गिरती है। इसके साथ ही क्राउड जीक को लूजर घोषित कर देता है और राइना को ऑरा के बिना जीतने की बधाई देता है। लेकिन इंस्ट्रक्टर को पता है कि यह सच नहीं है। वह इतना घबरा जाता है जैसे उसे पता चला हो कि उसके एक से ज्यादा बाप हैं। कैडेट्स ने यह नोटिस नहीं किया था कि जब जीक का अटैक रेना के करीब आया तो उसने बहुत ही कम ऑरा का इस्तेमाल किया, इतना कम कि मुश्किल से ही नोटिस हो पाया। यह बात कि जीक ने उसे उसकी ऑरा यूज करने पर मजबूर कर दिया, जबकि उसने एकेडमी में दाखिल होने तक ऑरा न इस्तेमाल करने का वादा किया था, बिल्कुल चौंका देने वाली बात है। जब राइना वहीं खड़ी होती है, उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देती है। उसे अपने वादे को तोड़ने का अफसोस है। तभी जीक अपनी मुट्ठी बनाकर उस पर अटैक करता है और उसके गले पर स्ट्राइक करता है, उसे याद दिलाता है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। राइना घुटनों के बल गिर जाती है और उसके मुंह से केचप बहने लगता है। कैफेटेरिया में बैठने वाले दोस्तों में से एक बुजदिल इसे देखकर बिल्कुल गुस्से में आ जाता है, क्योंकि यह तो स्वॉर्ड ड्यूअल था और वह जीक के इस घटिया अटैक को बर्दाश्त नहीं कर सकते।
सभी लोग जीक की तरफ उंगलियां उठाते हैं, उसे शेमलेस कहकर बदनाम कर रहे हैं, लेकिन जीक बिल्कुल भी परेशान नहीं है। वह कामली रैना से पूछता है कि क्या वह जारी रखना चाहती है। रैना दूसरी तरफ मानती है कि वह अभी तक नहीं हारी है और सोचती है कि जीक ने सिर्फ इसलिए स्ट्राइक किया क्योंकि उसका फाइट पर ध्यान नहीं था। लेकिन जब वह इसके बारे में सोचती है तो उसे एहसास होता है कि अगर जीक के हाथ में नाइफ होता तो वह अभी तक मर चुकी होती। इस वजह से वह ईमानदारी से हार मान लेती है। जब क्राउड, जो कुछ देर पहले तक जीक का मजाक उड़ा रहा था, यह देखता है तो शॉक में चला जाता है। जीक ड्रेकर, जिसे कुछ दिन पहले तक ह्यूमन स्कम का लेबल दिया गया था, अब फेमस हाउसेस के सबसे टैलेंटेड बच्चों में से एक है। यह बात कि रैना टुन, द लाइटनिंग नाइट, हार गई, सभी के लिए बिल्कुल विश्वास के काबिल नहीं है। सीन अब एबल्स कासल में शिफ्ट होता है, जहां एक घातक बैटल खत्म हो चुका है और जिसमें लहू का डेरा छोड़ा गया है। विलियम ये हॉरिफिक सीन देखता है और समझ नहीं पाता कि एबल कैसे शांति से चाय पी रहा है बिना किसी टेंशन के। एबल का ध्यान अब एक लेटर पर है जिसमें जीक ड्रेकर की रैना द प्रोडिजी के खिलाफ जीत का जिक्र है। वह उठकर पूछता है कि ब्लेसिंग राइट में कितना टाइम है, क्योंकि फुल मून तक काफी टाइम है। एबल को लगता है कि ड्रेकर फैमिली को विजिट करना सही रहेगा। यह सुनकर विलियम शॉक्ड हो जाता है कि वह खुद जा रहा है, लेकिन इस सोर्ड मास्टर को जीक के अवेकनिंग के बारे में जानने की उत्सुकता हो रही है। जब जीक की जीत ने क्रेडल के बाकी सभी को हैरान कर दिया तो जीक ने अपनी अचीवमेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस अपनी ट्रेनिंग में वापस लग गया। जीत का जश्न मनाने से इनकार कर दिया। एक महीना गुजर गया और आखिरकार ब्लेसिंग राइट का दिन आ गया। जीक अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि वह अपनी ओरिजिनल लाइफ में कैसे एक रेड नाइट बन गया, खासकर जब उसके पास इतना खराब बॉडी था। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वह स्टेटस विंडो ओपन करने का कमांड देता है। उसकी मास्टरी स्किल, जैसे उसने सोचा था, एक्सपर्ट लेवल पर है। मास्टरी स्किल होने की एक्सपर्ट लेवल पर होने की वजह से वह कोई भी स्किल जल्दी सीख सकता है। इसी वजह से उसके कई स्किल्स रैंक डी और ई में हैं। उसने अपनी स्विफ्ट स्टेप्स स्किल की मास्टरी भी इम्प्रूव कर ली है, वही स्किल जो उसने रैना के खिलाफ इस्तेमाल की थी। अपने शार्प सेंसेस की वजह से वह जान जाता है कि बटलर उसे देख रहा है। डेकर अपने मास्टर को बताता है कि वे लोग 2 घंटे में इवेंट के लिए निकलने वाले हैं। जीक सोचता है कि अब तैयार होने का टाइम आ गया है। जीक ने मेन एस्टेट में काफी टाइम से विजिट नहीं किया है। वह अब ड्रेकर फैमिली के घर की तरफ जा रहा है, जो ट्रॉय के दूसरे छोर पर है, जबकि फैमिली का मेन रेजिडेंस कॉन्टिनेंट के सेंटर में है। ब्लेसिंग राइट वहां होता है जहां ड्रैगन स्लेयर की लेजेंड शुरू हुई थी। अपनी मंजिल पर पहुंचकर जीक कैरेज से बाहर निकलता है और ड्रैगन्स नेस्ट लेयर में दाखिल होता है। अंदर जाते ही जीक देखता है यहाँ सभी लोग वीआईपीज हैं जिन्हें सारा कॉन्टिनेंट जानता है। जीक को पता है कि कुछ लोग यहाँ सिर्फ उसे ऑब्जर्व करने के लिए भेजे गए हैं। यह सब जानने के बाद भी जीक को लगता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर उसका खून खौलने लगता है। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि एबल है, जो किसी से हाथ मिला रहा है और कह रहा है कि उसे इस इवेंट में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह सिर्फ एक इंसान के लिए आया है और वह इंसान है उसका सबसे छोटा भाई। यह आदमी एबल ड्रेकर फैमिली का सेकंड सन है, जिसे द लायन ब्लेड का निकनेम दिया गया है, लेकिन उसका एक और मशहूर नाम है द बुचरिंग नाइट। जीक अपने एल्डर ब्रदर का सामना करते समय अलर्ट रहता है, क्योंकि उसके पास इस सिचुएशन में ज्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। अपनी प्रीवियस लाइफ में सेकंड सन ने कभी भी जीक को ब्लेसिंग राइट में ऑब्जर्व नहीं किया था। इसका मतलब है कि जीक के एक्शंस ने फ्यूचर को बदल दिया है। गुस्से में अपनी मुट्ठी बांधकर जीक सोचता है वह अपनी सेकंड लाइफ वेस्ट नहीं करेगा। जल्द ही ब्लेसिंग राइट शुरू हो जाता है। एरन को पहले वॉरियर के रूप में बाहर आने को कहा जाता है। वह अपना हाथ एक मिस्टिकल पूल में डालता है, जिससे उसका हाथ ब्लू एसेंस से भर जाता है। यह समझाया जाता है कि हर ब्लेसिंग राइट रिचुअल में ड्रेकर ब्लडलाइन का हर मेंबर अपना सील्ड ऑरा अवेकन करता है, वह भी तब जब वह क्रेडल से ग्रेजुएट होने वाले होते हैं। यह 12 साल की उम्र में होता है और एरन अभी इसका पहला उदाहरण बन चुका है, जहां आम नाइट्स जो 20 साल की उम्र के बाद ऑरा अवेकन करते हैं। यह प्रोसेस ड्रेकर फैमिली के लिए 12 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में जब वे ऑरा अवेकन करते हैं, वे ऑरा के साथ ड्रैगन स्लेयर का एक खास स्किल भी अवेकन कर सकते हैं, जिसे माना इनहिबिशन कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि माना लैंप्स हार्शली रिएक्ट कर रहे हैं और रेड स्पार्क्स निकल रहे हैं। जो लोग माना इनहिबिशन हासिल करते हैं वे रेड और ब्लैक नाइट्स के बराबर स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। इसे प्योर ब्लड अवेकनिंग कहते हैं। माना इनहिबिशन ट्रेट की वजह से कैंडिडेट्स को फैमिली के बनाए हुए स्पेशल ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, वरना वे एक रेगुलर लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। रैना, जो पहले ही अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर चुकी है, ये स्पेशल ग्लव्स पहनती है। जब कोई प्योर ब्लड होने का साबित कर देता है तो उसे ड्रेकर नाम दिया जाता है और उसे मनी सपोर्ट और बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। लोग बड़बड़ाने लगते हैं जब आखिरकार वह कैंडिडेट स्टेज पर आता है जिसका सबको इंतजार था। सभी सोचते हैं कि इस बच्चे का अवेकनिंग रैना से भी बेहतर होगा,
जब जीक स्टैचू के सामने खड़ा होता है तो हैरान होता है कि कैसे वह अपनी पिछली लाइफ में पहले ही एक बार यह सब कुछ कर चुका है। पिछली बार का एक्सपीरियंस उसके लिए दर्दनाक था, लेकिन ब्लेसिंग राइट ही था जिसने उसे क्रेडल में आगे बढ़ने में मदद की थी। यह वह दिन था जब उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। उसके पास हील करने की एबिलिटी है, ईथर को मैनिपुलेट कर सकता है और सबसे ऊपर वह अपनी एबिलिटीज से स्ट्रांग बन गया है। इसलिए वह ब्रॉन्ज स्टैचू से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। जब वह अपना हाथ पूल में डालता है तो स्टैचू रिएक्ट करती है, वह हिलने लगती है और फिर अचानक रुक जाती है, जिससे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यह ऐसा कुछ है जो पहले कभी किसी कैंडिडेट के साथ नहीं हुआ। यह देखकर एबल भी शॉक्ड रह जाता है। जब जीक अपना हाथ बाहर निकालता है तो वह सोचता है कि उसने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट किया था। इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ। एबल की वजह से ही उसने जल्दी में कंक्लूजन्स बना लिए थे और ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। बाकी लोग सिर्फ इस बात से शॉक्ड हैं कि जिस कैंडिडेट के अवेकनिंग का सबको इंतजार था वह ऑरा अवेकन नहीं कर पाया। वे उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह डायरेक्ट डिसेंडेंट होने के बावजूद भी अवेकन नहीं कर सका। फिर वह सवाल उठाया जाता है कि कैसे उसने रईना को हरा दिया। अब सभी को लगता है कि शायद उसने कोई गंदा ट्रिक इस्तेमाल की होगी, लेकिन हमारे हीरो को किसी की परवाह नहीं है। वह बहुत स्ट्रांग बनने पर फोकस कर रहा है। सिस्टम एरर का एक्सपीरियंस करने के बाद माफी के साथ हेलो कहता है। जीक कंफ्यूज्ड लगता है जब सिस्टम उसे बताता है कि उसकी क्लास आइडेंटिफिकेशन में जरूरी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। मैसेज का यह हिस्सा उसका ध्यान खींच लेता है। सिस्टम उसे बताता है कि इनपुट कंप्लीट है और टर्मिनल ने यूजर की टैलेंट को हीलर के रूप में आइडेंटिफाई किया है। इसके साथ ही वह एक रेयर क्लास अनलॉक कर लेता है। जीक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता जब स्टैचू रेड लाइट से चमकने लगती है, प्योर ब्लड की अवेकनिंग का इंडिकेशन। कोई भी यकीन नहीं कर पाता कि वह सीधे रेड नाइट के रूप में शुरू हो रहा है। सिस्टम कनेक्ट होकर जीक की सोल में एंशिएंट ड्रैगन की ब्लेसिंग अनलॉक कर देती है। इस समय एबल खामोशी से अपने भाई को देख रहा है। जीक के सारे अवेकन टैलेंट्स एक साथ मिलकर एक नई क्लास बनाते हैं, द इमॉर्टल। जीक के लिए यह सब कुछ समझना मुश्किल है, खासकर जब वह यह नई यूनिक क्लास देखता है। उसके बॉडी को घेरने वाली गोल्ड लाइट की चमक लोगों का ध्यान खींच लेती है। वे श्योर हैं कि उन्होंने स्टैचू से रेड लाइट देखी है, लेकिन अब उनमें डाउट्स पैदा हो रहे हैं। जीक को समझ आ गई है और सोचता है कि अभी उनके सामने बोलना बेकार है। वे सवाल उठाते हैं कि क्या स्टैचू खराब हो गया है, लेकिन फिर माना लैंप फिर भी क्यों रिएक्ट कर रहा है। वे यह मानना नहीं चाहते कि यह प्योर ब्लड की अवेकनिंग है। तभी एबल तालियां बजाने लगता है, लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह नए प्योर ब्लड्स को कॉन्ग्रेचुलेट करने में फेल हो गए हैं। वह सोचता है कि यह मौका सेलिब्रेट करने का है, शक करने का नहीं, क्योंकि लोग एबल के सामने बोल नहीं सकते, इसलिए वे भी तालियां बजाने लगते हैं। एबल जीक के लिए ग्लव्स तैयार करने का ऑर्डर देता है। जीक ग्लव्स लेता है, लेकिन उसे यह ग्लव्स पसंद नहीं है। वह वहाँ से चला जाता है, जबकि एबल को लगता है कि जीक खुश है। हमारे हीरो को गुस्सा आ रहा है कि उसे एबल की मदद मिली। ब्लेसिंग राइट खत्म हो जाता है और अब सेलिब्रेशन पार्टी है जिसमें सभी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जीक अपने सिग्मा मेल माइंडसेट पर है। वह पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं रखता। जीक अचानक रुक जाता है जब एक आवाज उसका नाम लेती है। उसने सोचा नहीं था कि एबल अचानक आ टपकेगा। एबल जानना चाहता है कि यह बच्चा कहाँ जा रहा है और उसे एक हैंडशेक के साथ बधाई देता है। चाहे जीक अपने बड़े भाई से नफरत करता है, लेकिन हैंडशेक से इनकार उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। इसलिए वह अच्छा दिखाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी उसे अपनी प्रीवियस लाइफ की एक बुरी याद आ जाती है। किसी वजह से जीक अपना हाथ वापस खींच लेता है और एक शब्द भी बोलने से इनकार कर देता है। एबल अपनी इविल नेचर का हिंट देता है और इस ऑकवर्ड सिचुएशन के लिए अपने छोटे भाई को दोष देता है। जीक के ख्याल में वह एक ऐसे आदमी से हाथ नहीं मिला सकता जिसे वह सबसे ज्यादा घटिया समझता है। एबल को ज्यादा परवाह नहीं है। वह उसे अलविदा कहकर चला जाता है और कहता है कि वे लोग फिर मिलेंगे। जीक भी कंफर्म करता है कि वह एक दिन अपने भाई से जरूर मिलेगा। पार्टी में कई लोग दो प्योर ब्लड्स की रीसेंट अवेकनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक किसी ने यह नहीं समझा है कि जीक की गोल्डन लाइट का क्या मतलब है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वे सोच रहे हैं कि जीक कहाँ है, क्योंकि वह कहीं नजर नहीं आ रहा। हम जीक को देख पाते हैं, लेकिन वह एक अलग रूम में रिलैक्स कर रहा है। इस अजीब से इवेंट के बाद वह अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि अवेकनिंग में क्या हुआ था। प्योर ब्लड अवेकनिंग्स की बात करें तो उनमें माना इनहिबिशन एक स्किल होती है जो बताती है कि ड्रेकर फैमिली ड्रैगन्स के खिलाफ है, जो माना का सोर्स माने जाते हैं। लेकिन ज्यादातर सोल्जर्स को माना की जरूरत होती है और प्योर ब्लड्स को स्पेशल ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। अगर जीक प्योर ब्लड अवेकनर है तो ग्लव्स उतारते ही उसे प्रॉब्लम्स होनी चाहिए थी, लेकिन ग्लव्स उतारने के बाद भी वह ठीक है। यह देखकर वह स्टेटस विंडो ओपन करता है जो पहले से अलग है। माना इनहिबिशन की जगह उसके पास एक यूनिक स्किल है, माना रिफ्लेक्शन। क्यूरियस होकर जीक इस स्किल के डिटेल्स पढ़ने लगता है।
वह देखता है कि माना रिफ्लेक्शन एक डिस्टॉर्शन फील्ड बनाता है जो पास के माना को कैंसिल कर देता है। यह एक स्किल है जो माना लैंप्स पर रिएक्ट नहीं करता क्योंकि यह पैसिव नहीं है। ब्लेसिंग राइट से पहले वह एक रेयर क्लास हीलर था, लेकिन अब उसे यूनिक इमॉर्टल माना जा रहा है जो वह समझ नहीं पा रहा है। कंफ्यूजन बढ़ जाती है जब सेरेमोनी के ग्रेजुएट्स में से सभी ब्लू ऑरा हासिल करते हैं जो आमतौर पर अवेकनिंग्स होते हैं। सिर्फ रेना ही एक्सेप्शन थी जिसे रेड प्योर ब्लड अवेकनिंग मिला था। हमारे हीरो के साथ भी यही हुआ, लेकिन आखिरकार उसकी अवेकनिंग गोल्ड में हो गई। सिस्टम ने उसे बताया था कि क्लासिफिकेशन के लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। जीक सोचता है कि क्या ब्रॉन्ज स्टैच्यू अवेकनिंग के समय उसकी स्किल्स को मेजर कर रहा था। जब सिस्टम ने स्टैच्यू को जरूरी इन्फॉर्मेशन दी तो स्टैच्यू ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया और रेड लाइट इमिट की। अब सब कुछ समझ में आ रहा है। जीक को लगता है कि स्टैच्यू का काम यह जज करना नहीं है कि किसी ने अवेकन किया है या नहीं, बल्कि उसका काम है उनकी क्लास की पावर को मेजर करना। रेड लाइट का मतलब है रेयर क्लास और गोल्ड लाइट का मतलब है यूनिक क्लास। और यह स्टैच्यू एक रेलिक है जो टाइम के पहले से यहाँ है। आजकल क्लास आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए स्टैच्यू का सिर्फ एक ही काम है, अवेकन्ड लोगों को उनसे अलग करना जो अवेकन नहीं हुए हैं। लोगों ने रेड लाइट का मतलब गलत समझा है। वे सोचते हैं कि यह प्योर ब्लड अवेकनिंग है, जबकि असल में यह बताता है किसी को रेयर क्लास मिली है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लैन फैमिली का हेड भी अभी तक इस बात से अनजान है। जीक देखता है कि उसके पास 100 कार्मा पॉइंट्स आ चुके हैं। वह सोचता है कि शायद ये पॉइंट्स सेरेमोनी के समय उसे मिले हैं और वह उन्हें ड्रैकोनियन स्किल खरीदने में इस्तेमाल करने का फैसला करता है। परचेज के बाद सिस्टम में इंफॉर्मेशन चेंज होती है। अब उसके पास बिगिनर स्किल्स का एक सेट है, जैसे ड्रैगन आइज, माइट ऑफ द ड्रैगन और डिवावर। पहले 2 स्किल्स तो उसे समझ में आ जाती है, लेकिन तीसरी स्किल डिवावर उसे समझ नहीं आती क्योंकि वह स्किल उसे कुछ पचाने में हेल्प करेगी। जीक अपने पॉइंट्स को किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता जिसके बारे में वह श्योर नहीं है, इसलिए वह ड्रैगन आइज और माइट ऑफ द ड्रैगन चूज करता है। दूसरी स्किल इस्तेमाल करने में रिस्क है क्योंकि इसमें ऑरा का इस्तेमाल होता है और जीक के पास ऑरा नहीं है। अभी के लिए वह ड्रैगन आइज एक्टिवेट करता है ताकि देखे कि इसमें क्या खास बात है। शुरुआत में जीक को कुछ खास महसूस नहीं होता, न ही उसके सेंसेस में कोई नया फर्क दिखाई देता है, न ही उसके सराउंडिंग्स में। लेकिन जब वह गार्डन में स्टैचू को देखने के लिए विंडो खोलता है तो स्किल उसकी मैग्निफिकेशन को बढ़ा देती है, जिससे वह दूर की चीजें करीब से देख सकता है। उसे ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। स्टैचू की बनावट के बारे में इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में आ जाती है। यह पावर इस्तेमाल करने से उसकी नसों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वह बिल्कुल एग्जॉस्टेड महसूस करता है। खुशकिस्मती से उसकी हीलिंग फैक्टर काम करने लगती है और उसकी एग्जॉस्शन को ठीक कर देती है। हैरानी की बात है कि जीक ने हीलिंग एक्टिवेट करने का सोचा भी नहीं था, यह खुद ही एक्टिवेट हो गई। सिस्टम स्क्रीन देखते समय वह देखता है कि उसकी सारी क्लास स्किल्स पैसिव एबिलिटीज में कन्वर्ट हो चुकी हैं और एक लेवल अप भी हो गई है। हीलिंग फैक्टर अब उसकी बॉडी को बिना एक्टिवेशन के रिपेयर कर सकता है। यह उसकी पिछली स्किल का बेहतर वर्जन है। चाहे हीलिंग बहुत ही ओपी लगती है, लेकिन इसे लगातार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वरना वह पिछली लाइफ में मरा नहीं होता। हीलिंग फैक्टर पैसिव स्किल बन गई है और इसका टेस्ट करने के लिए जीक एक ब्लेड लेकर अपने हाथ पर हल्का सा कट लगाता है। सेकंड्स बाद हीलिंग फैक्टर ऑटोमेटिकली काम करने लगती है और कट को बिल्कुल ठीक कर देती है, कोई निशान तक नहीं छोड़ती। अकादमी से ग्रेजुएट होने में आमतौर पर 5 साल लगते हैं, लेकिन जीक कॉन्फिडेंट है कि वह यह काम 2 साल में कर लेगा। ड्रेकर एकेडमी सबसे बेहतर नाइट एकेडमी है। कोई भी जोशीला नाइट इसमें दाखिल होने के लिए कुछ भी बेचने को तैयार है। यह एकेडमी ट्रॉय सिटी के सेंटर में है, जो हर नए सेमेस्टर के साथ नई जिंदगी से भर जाती है। जब जीक दूसरे स्टूडेंट्स के बीच चल रहा होता है तो वह देखता है कि हायर रैंक्ड स्टूडेंट्स नाइट से कम नहीं हैं। अगर इन लोगों का क्रेडल के स्टूडेंट्स से कंपैरिजन करें तो वे सिर्फ ग्रेट फैमिलीज के बच्चे लगते हैं। जीक सोचता है कि उसकी पूरी फैमिली बिखरी हुई है। ड्रेकर फैमिली को सपोर्ट करने वाली 3 ग्रेट ब्रांच फैमिलीज हैं, जिन्हें ग्रेट फैमिलीज कहते हैं। पहली है टर्न ऑफ स्ट्रेंथ, जिसका हिस्सा रेना है। दूसरी है जिमन्स ऑफ विजडम और तीसरी है वीसी फैमिली ऑफ गोल्ड। इन तीनों फैमिलीज के बच्चे भी यहाँ हैं, लेकिन जीक उनके बारे में एक सेकंड भी सोचने को तैयार नहीं है। सीन अब हाई क्लास डॉर्मेट्री प्लैटिनम मैंशन में शिफ्ट होता है। यह हाई क्लास डॉर्मेट्री एक ट्रेनिंग हॉल, एक बड़ी लाइब्रेरी और यहाँ हर तरह के प्रीमियम फैसिलिटीज मौजूद हैं। सबसे बेहतर प्योर ब्लड अवेकनर्स को एक एडिशनल प्रिविलेज मिलता है, फ्लोर मास्टर का टाइटल। यह फ्लोर प्लैटिनम फ्लोर के नाम से जाना जाता है। एक मेड हमारे हीरो का स्वागत करती है और उसे उसके असाइंड फ्लोर तक ले जाया जाता है, जहाँ बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पहुंचकर जीक इतने सारे लोग देखकर थका हुआ महसूस करता है। उसे बताया जाता है कि डेकर दूसरे रूम में उसका इंतजार कर रहा है।
जीक टाइम बर्बाद किए बिना उसे मिलने चला जाता है। बटलर अपने मास्टर को कुछ दिखाना चाहता है। वह उसे प्रीमियम ग्लव्स दिखाता है जो उसने अवेकनिंग के समय हासिल किए थे। जीक के पास पहले से ही नए ग्लव्स हैं, लेकिन अब उसकी नजर एक नई स्वॉर्ड पर है। वह अपनी ब्लेड चूज करता है और बटलर बिना सवाल जवाब के उसे सपोर्ट करता है। ट्रॉय का दूसरा हिस्सा पहाड़ियों के करीब है, इसलिए यहाँ अच्छे आयरन और स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की कमी नहीं है जो एलमनाई की पावर को बढ़ा देते हैं। डेकर यंग मास्टर के लिए एक क्राफ्ट्समैन ढूंढना चाहता है, लेकिन जीक अपने लिए ब्लैकस्मिथ खुद ढूंढने जाएगा। गैलन हेल्बर्ट का नाम बटलर ने पहले कभी नहीं सुना है। वह उन्हें पर्सनली देखना चाहता है और वह इस आदमी से कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स कराएगा। साथ ही वह जीक को याद दिलाता है कि कल उसकी पहली क्लास शुरू होने से पहले डॉक्यूमेंट्स को एक बार देख ले। बाद में जीक नोट्स पढ़ रहा होता है जब उसे एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आती है। प्लैटिनम फ्लोर उसके लिए रिजर्व है। अब वह अपनी नई ड्रैकोनियन स्किल्स टेस्ट करके उसे डेवलप कर सकेगा। एक मेड यंग मास्टर को बताती है कि रैना ने उसे डिनर का इनविटेशन भेजा है। जीक सुनकर शॉक्ड हो जाता है और विजिट करने का फैसला करता है। वह उसके फ्लोर पर पहुंचता है और थोड़ा हैरान होता है क्योंकि रैना वहां कोई अजीब सी गेम खेल रही है। वह उसका स्वागत करती है और यूनिक डिनर सेटिंग के लिए माफी मांगती है। जीक को कोई एतराज नहीं है और वह अपनी सीट पर बैठ जाता है। वे दोनों पहले खाना खाते हैं और फिर बात करते हैं। टेबल के सामने बैठी रैना को ऑब्जर्व करते हुए जीक समझ जाता है कि वह अपनी पेट में ऑरा का इस्तेमाल कर रही है और वह भी इस मुकाम पर जब हम एक कैजुअल डिनर कर रहे हैं। वह सोचता है कि शायद वह पर्पल नाइट बनने की कोशिश कर रही है, जो एक्सप्लेन कर सकता है कि उसकी सोर्ड स्किल्स अपनी लिमिट तक क्यों पहुंच चुकी हैं। ऐसा करके वह अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रही है। डिनर खत्म करने के बाद जीक एग्जॉस्टेड और सरप्राइज्ड होता है क्योंकि रैना ने उससे ज्यादा खाना खाया है। जब दोनों का पेट भर जाता है तो रैना बात के असल मुद्दे पर आना चाहती है। वह जीक को टून फैमिली का फुल सपोर्ट ऑफर करती है। जीक सोचता है कि यह कोई गलतफहमी है और उसे याद दिलाता है कि हम दोनों प्योर ब्लड अवेकनर्स हैं। रैना जवाब देती है कि वह गलत है। प्योर ब्लड्स होने के नाते उन्हें कई प्रिविलेजेस मिलते हैं। प्लैटिनम फ्लोर भी उन्हीं में शामिल है, लेकिन ग्रोथ करने के लिए उन्हें रिसोर्सेज नहीं मिलते। रेना जीके को टून फैमिली का सपोर्ट लेने की ऑफर देती है। रेना अपनी बात दोबारा कहती है, लेकिन हमारे हीरो का मूड उसकी फीलिंग्स के साथ खेलने का है। वह नो कह देता है, जिससे रेना शॉक्ड हो जाती है। वह समझ नहीं पा रही कि वह यह डील क्यों नहीं मान रहा है। इसमें जीक का ही फायदा है। जीक अपनी सीट से उठकर वापस जाने का इरादा करता है और कहता है कि उसे इस डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खाना खिलाने का बदला चुकाने के लिए वह एक पर्सनल एडवाइस शेयर करता है। जीक बताता है कि राइना अपनी स्वॉर्ड को पावर के साथ यूज करती है और शायद यह उसके परिवार के खून में है कि वे लोग पावर और स्ट्रेंथ को सब चीजों से आगे रखते हैं। जीक उसे बताता है कि असल में रैना की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी फ्लेक्सिबल बॉडी है। वह उसे कहता है कि वह अपने दुश्मन पर सीधे अटैक करने की जगह अपने लाइट बॉडी का इस्तेमाल करके उन पर अटैक करे। जीक सोचता है कि अगर वह ऐसा करे तो वह पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी। यह कहकर वह वहां से चला जाता है, रैना को गुस्से में छोड़कर। रैना अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना चाहती है जो उसकी फैमिली इस्तेमाल कर रही है। उसने अब तक यही किया है, लेकिन वह जीक की बात इग्नोर नहीं कर सकती। उसे भी लगता है कि फैमिली में नाम बनाने के लिए उसने फैमिली ट्रेनिंग ली, जिसकी वजह से उसका स्वॉर्ड स्टाइल ऐसा हो गया है। जीक ने यह बात पकड़ ली थी। जब रैना छोटी थी और एक जीनियस के रूप में प्रेज्ड होती थी तो किसी ने उसे कोई एडवाइस नहीं दी थी। जीक के साथ मिलने के बाद उसके सोचने का तरीका बदल गया है और अब वह जीक के सुझावों पर सोचने के लिए तैयार है। सीन अब जीक पर शिफ्ट होता है। वह सोच रहा है कि अपनी नई स्किल्स के साथ वह कितना पावरफुल हो गया है। अब पूरी रात की ट्रेनिंग भी उसे रोक नहीं पाई। अब उसके पास न खत्म होने वाला स्टैमिना है जो इस दुनिया में सिर्फ इसी के पास है। अपनी प्रीवियस लाइफ में यह जगह उसके लिए सिर्फ हेल थी, लेकिन अब अपनी नई अवेकेंड स्टेट के साथ ये बिल्कुल चिल है। जीक अब उस सुकून को एंजॉय कर रहा है जो पैसे या पावर से नहीं खरीदा जा सकता। जब वह अपने काम में बिजी होता है तो जिमन्स फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव उसके पास आता है। ओवेन, जो फैमिली का तीसरा बेटा है और धोखाधड़ी में एक्सपर्ट है, उसने जीक को प्रीवियस लाइफ में धमकाया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने जीक को डिनर का इनविटेशन भी दिया था, लेकिन जीक ने इनकार कर दिया था। इस लाइफ में ओवेन बिल्कुल फ्रेंडली बर्ताव कर रहा है। जीक समझ जाता है कि जिमन्स फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव किस इनविटेशन लेटर की बात कर रहा है। ओवेन पूछता है कि उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, तो जीक जवाब देता है कि उसे उसके मैसेजेस की कोई परवाह नहीं है। जीक का यह बेइज्जती भरा जवाब ओवेन के दोस्त का ध्यान खींच लेता है, जो सोचता है कि यह लड़का एक पोलाइट इनविटेशन के बदले इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहा है। जीक उससे कार्ड खींच लेता है, लेकिन जीक को पार्टी में जाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। वह वहां से चला जाता है, यह समझकर कि जिमन्स फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव ओवेन का चमचा बनने की कोशिश कर रहा है। अचानक से यह बास्टर्ड हिम्मत दिखाता है और जीक पर अटैक कर देता है। जीक अटैक ब्लॉक कर लेता है, जबकि उसने उसके पेट पर ऑरा से वार किया।
डर्बन रॉजवेल अपना नाम चिल्लाता है और कहता है कि वह सबसे बड़ा नाइट है, शायद यह सबसे बड़ा बेवकूफ है। हमारा छोटा ड्रेकर उसकी छोटी सी स्पीच पर हंसते हुए कहता है कि यह आदमी तो नाइट भी नहीं है, वह तो सिर्फ एक कैडेट है। जीक तेजी से आगे बढ़ता है और इस आदमी के पेट पर एक मुक्का मारता है जो माइक टाइसन का मुकाबला कर सकता है। यह उसे जमीन पर गिरा देता है, जबकि जीक खुशी से जिमन्स फैमिली के अगले बंदे को चैलेंज करता है कि वह भी आकर उसके मुकाबले का मजा चखे। ओवेन उसके करीब आता है और कहता है कि जीक को अपनी स्ट्रेंथ पर बहुत घमंड है और वह इस बात से इम्प्रेस नहीं हुआ। ग्रुप जीक को अकेला छोड़कर चला जाता है। जीक उन्हें सिर्फ एक सर्कस के जोकर समझता है। चलो जरा ड्रेकर एकेडमी के अंदर की बात करते हैं। यह 2 क्लासेस में बंटा हुआ है। पहला है नॉर्मल क्लास, जहां उनको पढ़ाया जाता है जिनके अंदर टैलेंट की कमी होती है। वह क्लास मेहनत और डिसिप्लिन से चलती है। दूसरी स्पेशल क्लास है, जहां कुछ खास कैडेट्स बेसिक सब्जेक्ट्स के अलावा अपने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। इस एकेडमी में टॉप के लोग और एलीट्स स्पेशल क्लास में जमा होते हैं। इसीलिए जीक को भी उम्मीद थी कि यहाँ कुछ खास लोग होंगे, लेकिन उसको सब वही पुराने लोग दिखे जिन्हें वह क्रेडल से जानता था। वह मजाक भी करता है कि यह स्पेशल क्लास नहीं बल्कि क्रेडल क्लास है। क्लास शुरू होती है और इंस्ट्रक्टर पोडियम पर एक खास आदमी को इंट्रोड्यूस करते हैं। यह मिस्टीरियस आदमी कभी 20 साल पहले एम्पायर का कमांडर इन चीफ था और यह वही आदमी है जिसने एम्पायर पर हुए अटैक को अपनी कमाल की स्ट्रेटेजी से रोका था। डीन हावर्ड ड्रेकर को वेलकम किया जाता है। वह इस एकेडमी के हेड हैं और उनको वॉर हीरो के नाम से जाना जाता है। हावर्ड को उम्मीद की किरण और टैक्टिकल वॉर का मास्टर माना जाता है, लेकिन सच तो यह है कि वह जितना मशहूर है उससे कहीं ज्यादा कमीना है। उसने अपनी जान बचाने के लिए दुश्मन को इन्फॉर्मेशन लीक की थी और वह लक से बच गया। सीधी बात है, वह लकी था कि लोगों को यह बात पता नहीं चली। जीक उससे बहुत नफरत करता है क्योंकि पिछली लाइफ में उसे एकेडमी से बाहर निकलवाने में इसी का हाथ था। कहीं जाने को नहीं था तो जीक ट्रॉय के जंगल में भटक रहा था। वहाँ उसे स्लेव ट्रेडर्स ने पकड़ लिया और सदर्न कार्टेल को बेच दिया। इस आदमी का वजूद जीक की जिंदगी के एक दर्दनाक लम्हे से जुड़ा हुआ है और वह इस मोटे गाजर से अपना बदला जरूर लेगा। डीन की स्पीच खत्म होती है और टीचर क्लास शुरू करते हैं। कैडेट्स को ट्रेनिंग के लिए अरीना में जाने को कहा जाता है। अरीना में जीक हैरान है कि उसे ड्रैगन स्लेइंग की बेसिक्स सीखनी पड़ रही हैं। अपनी पिछली जिंदगी में वह ऑरा यूज नहीं कर पाता था और 2 साल बर्बाद कर दिए थे, जबकि नॉर्मल इंसान को 3 महीने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स को वेलकम करता है और अपना नाम रोज नाइट आंड्रे ड्रेकर बताता है। वह उन्हें ड्रैगन स्लेइंग की बेसिक्स सिखाएगा। स्टूडेंट्स थोड़े से घबराए हुए हैं क्योंकि वे इस बंदे के बारे में कुछ नहीं जानते। जीक को नाम सुनकर याद आता है। एंड्रे प्योर ब्लड अवेकनर नहीं है, फिर भी वह एकेडमी से जल्दी ग्रेजुएट हो गया था और वालहाला से वैलेडिक्टोरियन बना था। वह ड्रेकर फैमिली से भी नहीं है, लेकिन उसका टैलेंट इतना कमाल का है कि उसने ड्रेकर फैमिली का नाम हासिल कर लिया। यह वह बंदा है जिसके बारे में तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहती है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं। जीक मानता है कि स्पेशल क्लास के टीचर्स सब अलग लेवल के हैं, लेकिन यह बंदा अपनी खराब बर्ताव के लिए मशहूर है। आंड्रे उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन देता है और कहता है कि चुप रहो ताकि वह क्लास शुरू कर सके। वह कैडेट्स को अपनी तलवारें निकालने को कहता है। उसकी नजर जीक की स्पेशल सोर्ड पर पड़ती है जो बाकी तलवारों से बहुत बड़ी है। जीक दिखाता है कि इस सोर्ड को चलाना उसके लिए कितना आसान है। आंद्रे उसे गुस्से में अरीना में आने को कहता है और सोचता है यह लड़का ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, अपने से बड़ी तलवार लेकर आया है। लेकिन यह तो टिपिकल टीचर वाली बात है और जीक ने जानबूझकर यह तलवार नहीं उठाई। अपनी प्रीवियस लाइफ में भी वह ऐसी ही तलवार यूज करता था। वह अकड़कर बोला, मैं इस वेपन से इंस्ट्रक्टर को हरा सकता हूँ। यह सुनकर आंड्रे को गुस्सा आ गया। सीन इतना टेंस हो गया कि जीक के सिस्टम ने मेंटल डिफेंस स्किल एक्टिवेट कर दी ताकि वह सिचुएशन हैंडल कर सके। आंद्रे भी रेडी हो गए, अपनी तलवार निकालने लगा ताकि इस लड़के को दिखा सके कि बातों में और करने में फर्क होता है। लेकिन जीक तो यही चाहता था। इंस्ट्रक्टर जीक की जीत के लिए एक कंडीशन रखता है, वह लड़के के घमंडी वर्ड्स को इग्नोर करेगा और उसे अपनी क्लास में कुछ भी करने की इजाजत देगा। इंस्ट्रक्टर यह भी कहता है कि वह इजी जाएगा और अपनी ऑरा भी यूज नहीं करेगा, लेकिन यह तो बिल्कुल जीक के एडवांटेज में खेल रहा है। वह अपनी एबिलिटी पर इतना कॉन्फिडेंट है कि वह आंड्रे को हरा सकता है क्योंकि उसे उसकी वीकनेस का पता है। लेकिन क्योंकि उसका भाई उसे देख रहा है, जीक अननेसेसरी अटेंशन लेने का रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए उसका स्ट्रेटेजी है कि आंड्रे के यूनिफॉर्म को थोड़ा सा काट दे और फिर हार मान ले। फाइट शुरू होती है जब जीक अपने टीचर की गर्दन पर वार करता है, लेकिन आंड्रे अपने ब्लू नाइट स्किल्स दिखाते हुए उसके स्ट्राइक को डिफ्लेक्ट कर देता है। फाइट टफ होने वाली है और जीक को यह पता है। वह हर तरफ से अटैक करता है, लेकिन हर बार उसका टीचर क्विक रिएक्शन टाइम के साथ उसके सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। बाकी कैडेट्स देखकर हैरान होते हैं कि नाइट इतने ब्रिलियंट तरीके से जीक के अटैक्स को 30 मिनट तक हैंडल कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात,
आंड्रे अपनी ब्लेड को हिलाते हुए और बॉडी को थकता हुआ महसूस करता है। वह समझ नहीं पाता कि यह लड़का इतना एग्जॉस्टेड होने के बाद भी कैसे इतना स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा है। फाइट अब आंड्रे के लिए डिफिकल्ट होती जा रही है। यह दिखाता है कि ड्रेकर फैमिली के प्योर ब्लड अवेकनर्स कितने काबिल हैं और उन्हें किसी और के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। जीक अपने टीचर के कम स्टैमिना का फायदा उठा रहा है। ऑरा की बात करें तो ड्रेकर फैमिली का ऑरा कल्टीवेशन अपनी यूनिकनेस के लिए जाना जाता है। वे लोग ट्रेनिंग हो या रोज के काम हर समय अपना ऑरा ट्रेन करते रहते हैं। यह सांस लेने की तरह आसान बन जाता है। अब जब आंड्रे अपना ऑरा यूज नहीं कर रहा तो वह खुद को कमजोर फील कर रहा है। यही बात जीक के लिए फायदेमंद है। आंड्रे एक और बार जीक की ब्लेड को डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन जीक हार नहीं मानता। उसका ईगो डिमांड करता है कि उसका ओपोनेंट ऑरा यूज करने पर मजबूर हो। जीक अपना स्ट्रेटेजी बदलता है ताकि आंड्रे अपना ऑरा यूज करे। वह ग्राउंड से जंप करके स्विफ्ट स्टेप स्किल एक्टिवेट करता है और आंड्रे के ब्लाइंड स्पॉट से लाइटनिंग फास्ट स्पीड से अटैक करता है। आंड्रे को समझ नहीं आ रही होती और जीक क्रिटिकल स्ट्राइक एक्टिवेट करता है। अपनी सारी पावर एक अटैक में डाल देता है। आंड्रे हैरान रह जाता है कि एक कैडेट इतना एडवांस्ड स्किल कैसे यूज कर सकता है। जब वह जीक की तरफ मुड़ता है तो वह अपने लेग में थोड़ी सी ऑरा डालकर अटैक डॉज कर लेता है। फिर कुछ देर बिना वेट किए आंड्रे स्काई स्लाइस एक्टिवेट करता है और जीक को उड़ा देता है। यह इतना पावरफुल अटैक था कि जीक की सोर्ड डैमेज हो जाती है और वह इतना इंजर्ड हो जाता है कि उसका हीलिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है। जीक अरीना में गिर जाता है जबकि आंड्रे अपनी सोर्ड शीथ करके गुस्से में जाने लगता है। आंड्रे अनाउंस करता है कि अब से जीक की क्लास ले या न ले उसकी चॉइस है। फिर वह पूछता है कि क्या कोई और है जो यह ट्राई करना चाहता है, क्योंकि सब जीके के साथ जो हुआ देखकर इतने डर गए हैं कि कोई आवाज तक नहीं उठाता। उसके गुस्से से सब इतने डर गए हैं कि कोई मुकाबला करने की हिम्मत नहीं दिखाता। इसके बाद क्लास दोबारा शुरू हो जाती है, लेकिन हमारा हीरो जीक हॉस्पिटल के बेड पर चिल कर रहा होता है और अपने परफॉर्मेंस को लेकर खुश हो रहा है। उसका ओरिजिनल प्लान जो आंड्रे का यूनिफॉर्म काटने का था वेस्ट हो गया, लेकिन उसने आंड्रे को ऑरा यूज करने पर मजबूर कर दिया। यह एक अच्छा रिजल्ट था क्योंकि उसने अपने टीचर को फाइट में टांग दिया था। लेकिन आंड्रे का आखिरी अटैक जो स्काई स्लाइस था वह ड्रैगन स्लेइंग आर्ट्स का सबसे बेसिक मूव है। स्काई स्लाइस एक बेसिक टेक्निक है, लेकिन जब एक ब्लू नाइट इसे यूज करता है तो यह बहुत पावरफुल बन जाती है। उसे अपनी इन्फिनिट स्टेमिना और हीलिंग पर भरोसा है, लेकिन वह जानता है कि सिर्फ ये दोनों चीजें काफी नहीं हैं। अगर उसे आजादी से जीना है तो और स्ट्रांग बनना होगा। वह ऐसी पावर चाहता है जिसके सामने कोई न टिक पाए। जब वह सोच में डूबा हुआ है तब एक अजनबी उसे मिलने आता है। जीक हैरान रह जाता है क्योंकि हॉस्पिटल वार्ड में एक शराबी आखिरी चीज है जो वह देखना चाहता है। वह इस आदमी की प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाया। यह आदमी ड्रेकर फैमिली के पेट्रियार्क के बारे में कुछ बुरी बातें बोलता है। जीक पूछने की कोशिश करता है यह आदमी कौन है, लेकिन यह शराबी खाने पीने में बिजी है। यह आदमी जीक की रिजेनरेटिव एबिलिटीज के बारे में पूछना चाहता है क्योंकि वह एक सीरियस अटैक से कैसे बच गया। सिस्टम सिचुएशन के हिसाब से मेंटल डिफेंस एक्टिवेट कर देता है। जीक इसे कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वह जानता है कि एकेडमी में कोई भी उसकी हीलिंग स्किल के बारे में नहीं जानता। जब जीक ऐसा दिखाता है कि वह कुछ नहीं जानता तो यह बात उस आदमी को अच्छी नहीं लगती और वह उससे सच उगलवाने के लिए उस पर अटैक कर देता है। जीक उसके पाम स्ट्राइक को डॉज कर लेता है जो इतना शार्प है कि बेड काट देता है। जीक सोचता है कि क्या यह आदमी कोई असैसिन है। वह बेडशीट का इस्तेमाल करके इस पागल को अंधा कर देता है। वह अपने सारे स्किल्स एक्टिवेट करके अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यह आदमी जो अब अंधा हो चुका है आसानी से जीक की ब्लेड पकड़ लेता है और उसकी एबिलिटी की तारीफ करता है कि वह जल्दी सीख लेता है। जीक घबराकर पीछे भागता है और सोचता है कि इसका मतलब क्या है। जब यह आदमी उसे सोल्जर कहकर बुलाता है तो जीक को लगता है कि यह मिस्टीरियस आदमी उसके पास्ट के बारे में कुछ जानता है। एक ड्रेकर होने के बावजूद जीक अपनी सोर्ड छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागता है। असल में यह आदमी जीक को नाइट बनने की बजाय एक सोल्जर बनने का सुझाव देना चाहता है। यह आदमी मानता है कि जीक एक नाइट बनने के बजाय एक सोल्जर बनने के लिए ज्यादा सूटेड है। हमारा हीरो आखिरकार उसकी बातों को समझ लेता है और उस मिस्टीरियस आदमी से जो फीलिंग आती है जीक समझ जाता है कि यह आदमी कौन है। उन दोनों के बीच का पावर गैप इतना बड़ा है कि वह आदमी अगर चाहे तो जीक को आसानी से मार सकता है। जीक को लगता है यह आदमी शायद एक रेड नाइट के लेवल का है। वह आदमी जीक की बड़ी सोर्ड को देखकर कहता है कि आखिर वह अपने से बड़ी सोर्ड क्यों यूज कर रहा है। वह सोचता है कि जीक जिसमें इतना इंसेन टैलेंट है वह ऐसा वेपन यूज करके अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहा है। जीक को यह कंफर्म हो जाता है कि यह आदमी पावरफुल पर्सन है, लेकिन अचानक ही आंड्रे आ जाता है और वह उस मिस्टीरियस आदमी को ढूंढ रहा होता है। जीक ये सुनकर शॉक हो जाता है जब आंड्रे उस मिस्टीरियस आदमी को गार्डन कीपर डेक्स्टर बुलाता है। जीक को यकीन नहीं होता जबकि डेक्स्टर पूछता है कि आंड्रे ने उसे कैसे ढूंढा।
आंड्रे को याद आता है कि उसने डेक्स्टर को ट्रेनिंग रूम में पहले देखा था। वह जीक को ऑर्डर देता है कि अगर उसकी इंजरीज हील हो चुकी हैं तो वह यहाँ से चला जाए। हमारा हीरो इस अजीब सिचुएशन से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन डेक्स्टर उसे रोक देता है और कहता है कि अगर वह कुछ यूजफुल सीखना चाहता है तो एकेडमी के वेस्टर्न ग्रीन हाउस में आ सकता है। एक सेकंड के लिए शांति छा जाती है, लेकिन फिर जीक इस ऑफर को मना करके जाने लगता है। डेक्स्टर को गुस्सा आता है और फिर जीक के फादर की याद आती है जो ऐसे ही बिहेव करता था। क्योंकि जीक अब एक गलिबल बच्चा नहीं है, वह जल्दी ही समझ जाता है कि अगर द गार्डनर इतनी आसानी से आर्थर पेट्रियार्क का नाम ले सकता है तो वह जरूर वही इंसान है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एंड्रे को ही स्टूडेंट बनाया है। ड्यूक ड्रेकर, द गेल नाइट, यह वही है जो मार्शल फोर्स यूज कर सकता है। यह पागल आदमी एक टाइम पर पूरे किंगडम के खिलाफ अकेला लड़ चुका है, फिर वह अचानक गायब हो गया था जब सब उसकी बातें कर रहे थे। जीक ने कभी नहीं सोचा था कि वह एकेडमी में इतनी शांत जिंदगी जी रहा होगा। वह सोचता है कि शायद आंड्रे भी यहाँ डेक्स्टर की वजह से आया है। वह सोचता है कि क्या डेक्स्टर को ड्यूक का टाइटल उसकी पावर की वजह से मिला था या कुछ और। उसने एक रूमर सुना था कि यह पागल आदमी एक ब्लैक नाइट बन गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ब्लैक कलर पसंद था। जीक जानता है कि ड्यूक को उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। वह छोटी मोटी टेक्निक्स सीखने के लिए उसका डिसाइपल नहीं बनेगा। जीक पावर के लिए इतना ग्रीडी है कि वह उस आदमी का सीक्रेट मूव सीखना चाहता है। जीक मुस्कुराता है और डिसाइड करता है कि अपनी इंटरेस्ट और ग्रीड के लिए वह उसका डिसाइपल बनेगा। मैजिक एकेडमी में प्रोफेसर फैंटम हिचकिचाते हुए क्लास शुरू करते हैं और पूछते हैं कि क्या किसी का कोई सवाल है। पूरी क्लास बोर होकर सो जाती है, जो प्रोफेसर के लिए डिमोटिवेटिंग है, लेकिन प्रोफेसर अपना लेक्चर चलाते रहते हैं। तभी प्रोटैगोनिस्ट हाथ उठाता है और माना एनर्जी ट्रांसफर लॉ के बारे में सवाल करता है जो प्रोफेसर ने अभी बताया था। फैंटम बहुत खुश होता है और अलग तरह से बर्ताव करने लगता है क्योंकि यह पहली बार है कि किसी ने सवाल किया। प्रोफेसर अपना टाइम लेकर सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स सोचते हैं कि उन्हें मैजिक थ्योरी क्यों पढ़ाया जा रहा है जबकि सारे स्टूडेंट्स इस क्लास में सोते रहते हैं। लेकिन जीक ऐसा नहीं सोचता क्योंकि वह सब कुछ आसानी से समझ गया था। जीक मानता है कि प्रोफेसर फैंटम एक काबिल आदमी है। फैंटम उसे रोककर अपनी फीलिंग्स बताता है। वह खुश है कि उसे एक पैशनेट स्टूडेंट को कुछ एक्सप्लेन करने का मौका मिला, इसलिए वह जीक को ऑफर देता है कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के कभी भी आकर सवाल कर सकता है अगर उसे कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता या वह क्यूरियस हो। फैंटम बताता है कि वह अभी भी डेलोआ मैजिक यूनिवर्सिटी का मेंबर है, इसलिए उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है। यह बात जीक को सरप्राइज कर देती है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि यह प्रोफेसर डेलोआ के मैजिक यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, वह नेशन जो मैजिक का जन्म स्थल माना जाता है। जीक फैंटम का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि एक काबिल मेज को साथ रखने में उसी का फायदा है। जीक मानता है कि जो मेजेस मैथ में अच्छे होते हैं वे आमतौर पर ग्रेट थिंकर्स भी होते हैं। किसी स्टफी नाइट के बजाय एक ऐसे आदमी को साथी बनाना बेहतर है। वह उम्मीद करता है कि यह प्रोफेसर फ्यूचर में बहुत काम आएगा। जब जीक एकेडमी से बाहर निकलता है तो उसे डेक्स्टर दिखाई देता है। जीक को समझ आ जाती है कि डेक्स्टर एक हफ्ते में ही सब्र खोने लगा है। डेक्स्टर पूछता है कि क्या उसकी क्लास खत्म हो गई है और जीक के कुछ कहने से पहले ही वह उसे टोककर पूछने लगता है कि वह ग्रीन हाउस में क्यों नहीं गया। डेक्स्टर को उम्मीद थी कि जीक को हिंट मिल जाएगा जब उसने कहा था कि वह उसे कुछ काम का सिखाएगा, लेकिन जीक अपनी बात दोहराता है और उसे बताता है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है। डेक्स्टर गुस्सा हो जाता है और बच्चों की तरह बर्ताव करने लगता है। जीक एक्सप्लेन करता है कि उसे पता है कि डेक्स्टर कोई आम आदमी नहीं है, लेकिन जीक अभी अपनी ट्रेनिंग में बिजी है, इसलिए डेक्स्टर के लिए समय निकालना जीक के लिए मुश्किल होगा। डेक्स्टर ऐसा दिखाता है कि वह जीक की बात समझ गया है, लेकिन फिर एक पल में ही वह जीक के पीछे आ जाता है। जीक को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता और आसानी से गेल नाइट के हाथों बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जीक को होश आता है और उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि उसे इतनी आसानी से बेहोश कर दिया गया। वह सोचता है कि डेक्स्टर पूरे एक हफ्ते के इंतजार के बाद तंग आ चुका होगा। जीक देखता है कि वह वेस्टर्न ग्रीन हाउस में है। डेक्स्टर जीक से पूछता है, क्या तुम उठ गए? जीक कहता है, यह तो सीधी सीधी किडनैपिंग है, लेकिन यह केयरलेस आदमी यह बात जानता है और घमंडी आवाज में बताता है कि उसे जीक में इंटरेस्ट है। जीक सोचता है कि डेक्स्टर में संबर की कमी है, लेकिन फिर वह अपनी स्विफ्ट स्टेप्स स्किल यूज करके भागने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि यही मौका है, लेकिन डेक्स्टर उसके सामने आ जाता है, जिससे जीक हैरान रह जाता है। जीक एक और बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह से नाकाम हो जाता है क्योंकि डेक्स्टर ने उसे पकड़ लिया था। जीक ये कहता है कि वह छोटा बच्चा नहीं है, इसलिए वह डेक्स्टर को तंग करते हुए पूछता है कि उसे जीक में इतना इंटरेस्ट क्यों है। डेक्स्टर उसे उसकी इनसेन हीलिंग पावर के बारे में याद दिलाता है। जीक मुस्कुराता है और आखिरकार समझ जाता है कि क्या वजह है। वह डेक्स्टर को चैलेंज करता है कि अगर वह उससे जवाब निकलवा सकता है तो निकालवा ले। तभी डेक्स्टर अचानक गायब हो जाता है। जीक सोचता है
कि वह क्या कर रहा है, और अचानक ही एक स्वॉर्ड उसके पीछे से आकर लगभग उसे हिट करने वाली होती है, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है और सोचता है कि डेक्स्टर क्या करना चाहता है। जीक एक फाइटिंग स्टांस लेता है और डेक्स्टर से इस सब का मतलब पूछता है। तभी यह मिस्टीरियस आदमी सामने आता है और जीक को याद दिलाता है कि जीक उसे पहले चैलेंज कर रहा था, लेकिन यह बोरिंग लग रहा है, इसलिए वह कहता है कि एक शर्त लगाते हैं। डेक्स्टर एक चैलेंज करता है कि अगर वह उसके कपड़ों का एक टुकड़ा भी काट सके तो वह उसकी बात मान लेगा, लेकिन एक डरावने एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि अगर जीक चैलेंज हार जाता है तो जीक को अपनी हर स्किल दिखानी होगी जो उसने छुपा रखी है। 3 घंटे के कंटिन्यूअस फाइटिंग के बाद डेक्स्टर सोचता है यह लड़का क्या चीज है। उसे पता चलता है कि जीक के पास न केवल इंसेन स्टैमिना और एंड्योरेंस है, बल्कि उसके पास न खत्म होने वाली हीलिंग पावर है जो उसे अनस्टॉपेबल बनाती है। प्रोटैगनिस्ट दोबारा उठ खड़ा होता है और एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना अपने हीलिंग स्किल्स और इन्फिनिट स्टैमिना एक्टिवेट कर लेता है, जो उसे पूरे दिन फाइट करने की ताकत देती है। लेकिन वह मानता है कि इस फाइट में ऐसी स्किल्स भी उसे विक्ट्री दिलाने में मदद नहीं कर सकती। तभी जीक को अपने माइट ऑफ द ड्रैगन स्किल की याद आती है, जो उसे थोड़ा ज्यादा डेंजरस लगता था, इसलिए उसने कभी यह स्किल यूज नहीं किया। जीक को लगता है कि एक ब्लैक नाइट के आगे ऐसी स्किल यूज करना ठीक होगा। तुरंत उसका ऑरा चेंज हो जाता है और वह दोबारा अटैक करने के लिए तैयार होता है। डेक्स्टर उसकी कोल्ड आइज को देखकर एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि एक फाइटर को इसी तरह लड़ना चाहिए। हमारा हीरो एक पर्पल ऑरा इमिट करना शुरू करता है और अपने स्विफ्ट स्टेप्स एक्टिवेट करके आगे बढ़ता है ताकि वह अटैक कर सके। डेक्स्टर उसके पुराने अटैक्स को देखकर समझ जाता है कि जीक पहले से ज्यादा फास्ट है, लेकिन वह जीक को याद दिलाता है कि वह उसके पास्ट के कुछ ओपोनेंट्स के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। लेकिन वह प्रोटैगनिस्ट की आंखों में एक आग देखता है जो पागलपन से कम नहीं है। डेक्स्टर इसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है और थोड़ी सी ऑरा यूज करने का डिसाइड करता है, लेकिन अचानक ही हमारा लड़का माइट ऑफ द ड्रैगन एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर डेक्स्टर चौंक जाता है। डेक्स्टर उसकी सोर्ड तोड़कर उसे पीछे धकेल देता है, लेकिन वह कंफ्यूज्ड है और सोचता है कि अब क्या हुआ। वह अपने आसपास की डस्ट का यूज करके खुद को छुपा रखता है और सोचता है कि क्या जीक ने कोई टेक्निक यूज की जो उसकी आंखें देख नहीं पाई। उसे लगता है कि जीक इतने धुएं में उसे ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन जीक ड्रैगन आइज का यूज करके उसे ढूंढ लेता है और पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है। वह आखिरकार एक अटैक लैंड करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ब्लैक नाइट इंस्टेंटली गायब हो जाता है, जिससे जीक शॉक्ड रह जाता है। जीक मानता है कि यह ड्यूक का सीक्रेट टेक्निक है जो उसे तेजी से मूव करने में मदद करता है, जिससे एक मिट्टी का धुआं उड़ता है। वह आखिरकार समझ जाता है कि डेक्स्टर को गेल नाइट क्यों कहा जाता है, लेकिन जब वह सोच में डूबा हुआ है तभी यह आदमी उसके पीछे आकर इसे ड्रॉ कहता है और प्रोटैगनिस्ट को बुरी तरह से हराकर फाइट खत्म कर देता है। सिस्टम दिखाता है कि फैटीग लिमिट से बाहर हो चुकी है, क्योंकि उसने अपने स्किल्स का बहुत ज्यादा यूज किया है, इसलिए वह न चाहते हुए भी बेहोश होने लगता है। जीक की आंखें बंद होने लगती हैं। वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आता है तो वह अपने रूम में होता है। हमारा हीरो सोचता है कि शायद ड्यूक ही उसे यहाँ लाया है। वह अपनी हार पर अफसोस करता है, लेकिन उसे पता है कि वह अपनी इस वीक बॉडी के साथ गेल नाइट से नहीं जीत सकता। अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाने के बाद भी वह हार गया। जीक को याद आता है कि उसने एक ही तरह का अटैक किया, जिससे डेक्स्टर को लगा कि वह और कोई स्किल नहीं जानता। फिर जब उसे एक मौका मिला, उसने माइट ऑफ द ड्रैगन और ड्रैगन आइज का यूज करके अटैक किया, लेकिन फिर भी इतना काफी नहीं था। जीक जानता है कि डेक्स्टर ने जो स्किल एंड में यूज की वह उसका सीक्रेट मूव था। जीक को अफसोस है कि वह सिर्फ ड्रैकोनियन स्किल्स के ओवरयूज की वजह से बेहोश हो गया था, लेकिन वह खुश है कि वह उस आदमी का सीक्रेट मूव देख पाया। डेक्स्टर ने अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ जो स्पीड दिखाई वही मूव है जिसने आंड्रे को इतना हाई रैंक अचीव करने में मदद की, जबकि आंड्रे का स्टैमिना बहुत कम है। जीके को अफसोस है कि उसे यह स्किल सीखने का मौका नहीं मिला, लेकिन वह फिर भी कुछ हद तक खुश है। जीक को लगता है कि माइट ऑफ द ड्रैगन, जो एक ब्लैक नाइट को भी हिचकिचाने पर मजबूर कर सकती है, वह किसी भी छोटे मोटे एनिमी को आसानी से हरा देगी। जीक को सिस्टम से एक मैसेज मिलता है। चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि उसका स्विफ्ट स्टेप्स लेवल अप हो गया है, उसका सोल डेवलप हुआ है और साथ ही उसके सिस्टम फंक्शंस भी अवेलेबल हैं, जो वह अब कार्मा पॉइंट्स यूज करके अनलॉक कर सकता है। वह सरप्राइज्ड हो जाता है और देखता है कि उसके पास मिनी मैप, इन्वेंट्री और क्वेस्ट बुक अनलॉक करने के ऑप्शंस हैं, जो वह कार्मा पॉइंट्स से अनलॉक कर सकता है। इतनी सारी चीजें देखकर जीक सोचता है कि उसे क्या लेना चाहिए। वह पहले इन्वेंटरी खरीदता है। सिस्टम उसे समझाता है कि वह आइटम्स को स्टोर कर सकता है और जब चाहे बाहर निकाल सकता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी सोर्ड को स्टोर करने के लिए सिलेक्ट करता है। सोर्ड उसके हाथ में होती है और तब अचानक गायब होकर इन्वेंटरी विंडो में दिखाई देने लगती है। जीक अब सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस को समझ गया है और अपनी सोर्ड को बाहर निकालने का डिसाइड करता है और तब उसकी सोर्ड उसके हाथ में आ जाती है।
उसे याद आता है कि अपनी पास्ट लाइफ में वह एक आर्टिफैक्ट स्टोर करने के लिए इतना परेशान था। उसे पता चलता है कि वह कर्मा पॉइंट्स यूज करके स्टोरेज का लेवल इजीली इंक्रीज कर सकता है, जिससे वह और भी चीजें स्टोर कर पाएगा। और यह सिंपल स्टोरेज फंक्शन एक लो रैंक एडमिनिस्ट्रेटर स्किल है। प्रोटैगनिस्ट सरप्राइज्ड हो जाता है और सोचता है कि वह क्या क्या स्किल्स खरीद पाएगा जब वह लो रैंक से हाई रैंक एडमिनिस्ट्रेटर फंक्शन तक पहुंच जाएगा। वह समझ गया है कि कार्मा पॉइंट्स बहुत ही कीमती हैं, इसलिए बिना सोचे समझे उन्हें यूज करना बेवकूफ़ी होगी। वह अपने प्लान्स में कुछ चेंजेस करने का डिसाइड करता है, लेकिन जब वह सोच रहा होता है तभी डेकर वहां आ जाता है और अंदर आने की परमिशन मांगता है। जीक थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, लेकिन उसे अंदर आने की इजाजत दे देता है। बटलर बताता है कि उसके पास जीक के लिए एक मैसेज है। वह कहता है कि अगर वह यह बताए कि यह मैसेज गार्डन कीपर डेक्स्टर की तरफ से है तो जीक समझ जाएगा। हमारा हीरो मुस्कुराता है और उसे समझ आ जाती है कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। इनविटेशन में डेक्स्टर ने लिखा है कि वह जब भी रेडी हो चैलेंज करने के लिए आ सकता है। जीक को याद आता है कि डेक्स्टर ने उसे बेहोश करने से पहले कहा था कि यह मैच ड्रॉ है। इस पर कर जीक एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसके पास अभी भी डेक्स्टर से जीतने का एक और मौका है। बटलर एक और चीज शेयर करता है कि उसने वह ब्लैकस्मिथ ढूंढ लिया है जिसको जीक ने ढूंढने का कहा था। जीक अपॉइंटमेंट के बारे में पूछता है, लेकिन बटलर ऑकवर्डली बताता है कि सब प्लान के हिसाब से नहीं हुआ क्योंकि ब्लैकस्मिथ ने अपॉइंटमेंट देने से मना कर दिया। जीक शॉक्ड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ब्लैकस्मिथ ने अब वेपन्स फॉर्ज करना बंद कर दिया है। अगले दिन जीक उस ब्लैकस्मिथ शॉप पर पहुंचता है जो उसने अपनी पास्ट लाइफ में विजिट की थी। वह शॉप का नाम देखकर थोड़ा मुस्कुराता है और अंदर जाता है। वह पूछता है कि क्या कोई अंदर है। अपनी पास्ट लाइफ में प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि उसने रेडियंस ऑफ ग्रेहम नाम की सोर्ड यूज की थी। वह एक रियल मास्टरपीस थी जिसे गैलियन ने फॉर्ज किया था। गैलियन ने इसे एक पेमेंट के तौर पर दिया था क्योंकि जीक ने उसकी लाइफ बचाई थी। जीक मानता है कि गैलियन को ब्लैकस्मिथ ऑफ द सोल का ग्रैंड टाइटल मिलना चाहिए क्योंकि रूमर्स हैं कि वह वेपन फोर्ज करने से पहले अपने क्लाइंट्स की सोल्स को पढ़कर बता सकता है कि उन्हें कैसी सोर्ड चाहिए। जीक को याद है कि उसकी पास्ट लाइफ में गैलियन ने उसे निराश नहीं किया और एक ऐसी सोर्ड बनाई थी जिसकी एबिलिटी की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। वह सोर्ड ईथर की जगह ऑरा इस्तेमाल कर सकती थी। गैलियन एक टाइम पर पूरे कॉन्टिनेंट का ग्रेटेस्ट ब्लैकस्मिथ था, लेकिन जीक उसे ऐसे नशे में देखकर निराश हो जाता है। गैलियन लड़के को देखता है और उसे भगाने को कहता है, यह कहते हुए कि यह शॉप बच्चों के लिए नहीं है। जीक जानता है कि इस आदमी का एटीट्यूड हमेशा से ही खराब था, लेकिन पास्ट लाइफ में जब वह जीक को मिला था तो उसकी इतनी बुरी हालत नहीं थी। बिना हिचकिचाहट के जीक उस आदमी पर एक बाल्टी पानी फेंक देता है। वह गंभीर मुस्कान देता है और पूछता है कि क्या वह आखिरकार उठ गया है। गैलियन अपनी सेंसेस में आता है और जीक ड्रेकर को पहचान लेता है। वह तुरंत झुककर डिसरिस्पेक्ट के लिए माफी मांगता है। वह डर से कांपने लगता है और एक बार फिर माफी मांगता है। वह कहता है कि एक बेकार ब्लैकस्मिथ होने के नाते उसे लगता है कि वह किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं बना सकता क्योंकि वह अपने लिए वह चीज नहीं बना पा रहा जो उसे चाहिए, इसलिए उसने ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। जीक थोड़ा सरप्राइज्ड होता है इसे देखकर कि एक फ्यूचर का फेमस ब्लैकस्मिथ मुश्किल समय से गुजर रहा है। उसे याद आता है कि जब वह गैलियन से पहली बार मिला था उस समय वह एक काबिल ब्लैकस्मिथ था। उसने कभी अपनी लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा शेयर नहीं किया, शायद क्योंकि वह अपनी फेलियर्स के बारे में बात करना पसंद नहीं करता था। लेकिन जीक के पास वेट करने का टाइम नहीं है। गैलियन अपने टफ लाइफ की वजह से पागल हो रहा होता है, लेकिन जीक उसे होश में आने को कहता है। इनसिक्योर आदमी अपने डिसरिस्पेक्टफुल बर्ताव के लिए माफी मांगता है, लेकिन जीक को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता और वह वेपन्स देखने की डिमांड करता है। गैलियन सही तरह से वेपन बनाने में फेल हो रहा है। जब ब्लैकस्मिथ उसे पीछे ले जाता है, प्रोटैगनिस्ट को समझ आ जाती है कि अब उसे ही इस आदमी को सही रास्ता दिखाना होगा। जब वह बैकयार्ड में पहुंचते हैं, गैलियन इस गंदगी के लिए माफी मांगता है, लेकिन जीक कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह सब कूल लग रहा है। गैलियन उसका शुक्रिया अदा करता है। जीक अपना इंस्पेक्शन शुरू करता है और सोर्ड्स को देखने लगता है। गैलियन उसे वार्न करता है कि केयरफुल रहे क्योंकि सभी सोर्ड्स अभी भी शार्प हैं। हमारा हीरो चेक करते हुए यह समझ जाता है कि ये सोर्ड्स फेलियर्स नहीं हैं, बल्कि ये वेपन्स अभी भी वही क्वालिटी रखते हैं जो गैलियन ने फॉर्ज की थी जब वह पूरे कॉन्टिनेंट का बेस्ट ब्लैकस्मिथ था। जीक की ड्रैगन आइज यूज सब कुछ देखने में मदद करती है। वह कुछ नोटिस करता है और गैलियन से पूछता है कि क्या उसके फर्नेस में कोई इश्यू है। गैलियन शॉक्ड हो जाता है कि जीक कैसे जानता है, लेकिन जीक उसे सिर्फ जवाब देने को कहता है। वह यह भी पॉइंट आउट करता है कि गैलियन अपने एक अलग ही मेथड से स्मेल्टिंग करता है। जीक देख पाता है कि गैलियन मल्टीपल मेटल्स को मिक्स करके एक लाइटर लेकिन स्ट्रॉन्गर मटेरियल बनाता है, लेकिन जीक आसानी से उसकी एक फेल्ड सोर्ड को तोड़ देता है क्योंकि इस सोर्ड की ड्यूरेबिलिटी बेकार है। जीक एक्सप्लेन करता है कि ऐसे केस में असली इशू यह है
कि इम्प्यूरिटीज को फोर्ज करते समय सही से नहीं निकाला गया। गैलियन शॉक्ड रह जाता है इसे देखकर कि ज़ीक ने न केवल उसके फॉर्जिंग मेथड को आसानी से समझ लिया बल्कि सभी प्रॉब्लम्स को बिना किसी मेहनत के पॉइंट आउट कर दिया। गैलियन को एक आइडिया आता है और वह ज़ीक को बुलाता है। वह कहता है कि शायद यह थोड़ा अजीब लगे लेकिन वह एक रिक्वेस्ट करना चाहता है। शॉप के अंदर ज़ीक पूछता है कि वह क्या कर रहा है। ब्लैकस्मिथ उसे एक ब्लूप्रिंट दिखाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के सभी सीक्रेट्स रिवील कर देता है। ज़ीक को याद आता है कि यह वही ब्लूप्रिंट है जो उसने अपनी पास्ट लाइफ में देखा था, ब्लूप्रिंट ऑफ द मैजिक फर्नेस। पास्ट लाइफ में गैलियन अपने सीक्रेट्स को उस आदमी से छुपाना नहीं चाहता था जिसने उसकी लाइफ बचाई थी, इसलिए उसने ज़ीक को ब्लूप्रिंट दिखा दिया था। इस बार भी वह वही करता है। ज़ीक मानता है कि इस मेल्टिंग मेथड से सब कुछ आसानी से हो जाएगा। गैलियन ने एक्सपेक्ट किया था कि ज़ीक इस ब्लूप्रिंट को पहचान लेगा, लेकिन ज़ीक सोचता है कि वह इस पर काम क्यों नहीं कर रहा जबकि उसके पास ब्लूप्रिंट है। गैलियन एक्सप्लेन करता है कि अभी भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट मिसिंग है जिसको लाने के लिए उसे 10,000 गोल्ड कॉइन्स चाहिए। ज़ीक शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एक नॉर्मल फैमिली महीने में सिर्फ 10 गोल्ड्स खर्च करती है और यह उससे 8,000 गुना ज्यादा है। हमारा हीरो आखिर समझ गया कि गैलियन को सफल होने में 10 साल क्यों लग गए। वह मानता है कि 10,000 गोल्ड जमा करना गैलियन के लिए कितना मुश्किल हो गया होगा। गैलियन को पता है कि यह बात काफी अजीब लगेगी, लेकिन क्योंकि प्रोटैगनिस्ट एक ड्रेकर और एक प्योर ब्लड अवेकनर है, उसे उम्मीद है कि ज़ीक उसकी मदद करेगा। बदले में गैलियन अपनी पूरी जिंदगी तक ज़ीक के सारे ऑर्डर मुफ्त में करने के लिए तैयार है। ज़ीक कुछ देर सोचता है और गैलियन की रिक्वेस्ट को लगभग नामुमकिन मानने लगता है क्योंकि वह अपने परिवार का गार्डियन नाइट नहीं है, इसलिए उसके पास इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करने का कोई तरीका नहीं है, चाहे वह एक प्योर ब्लड ही क्यों न हो। लेकिन उसे ग्रेहम, जो कि सोर्ड ऑफ रेडियंस है, की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तभी ज़ीक के दिमाग में एक सोल्यूशन आता है और वह समझ जाता है कि यह प्रॉब्लम माना एनर्जी लॉस से जुड़ा हुआ है। एकदम से उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है और वह रिक्वेस्ट मान लेता है। ज़ीक ब्लूप्रिंट ले लेता है, लेकिन गैलियन अब भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा होता कि ज़ीक उसकी मदद करेगा। तब हमारा हीरो उसे यकीन दिलाता है कि वह एक मेज को जानता है जो मदद कर सकता है। वह गैलियन से कहता है कि अगर कुछ काम बना तो वह गैलियन को बता देगा। जाने से पहले ज़ीक उसे शराब पीना छोड़ने को कहता है, लेकिन गैलियन घुटनों के बल गिर जाता है और ज़ीक के पैर पकड़ लेता है। वह रो पड़ता है और वादा करता है कि अगर यह काम हो गया तो वह अपनी पूरी जिंदगी तक प्रोटैगनिस्ट की सेवा करेगा। गैलियन लगातार अपना शुक्रिया अदा करता रहता है जबकि ज़ीक वर्कशॉप से निकलने की कोशिश करता है। ड्रेकर एकेडमी के प्रोफेसोरियल रिसर्च बिल्डिंग में ज़ीक को याद आता है कि प्रोफेसर फैंटम का मेजर इस टॉपिक से रिलेटेड था, तो वह उसके रिसर्च लैब को याद करने की कोशिश करता है। जब वह लैब ढूंढ रहा होता है तभी एक गली में कुछ अजीब होता देख लेता है। एक बच्चा कुछ बुली लोगों के हाथों बुरी तरह पीट रहा होता है। बच्चा आंसू भरी आंखों के साथ माफी मांगता रहता है। प्रोटैगनिस्ट को अचानक अपने पिछले जन्म की याद आती है और वह अपने दांतों को कसकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी वह गली में जाकर देखता है कि एक गरीब बच्चे को लियोन और उसके दोस्त मार रहे हैं। लियोन उस बच्चे को कंप्लीट ट्रैश कहता है और उसे और भी मारने लगता है। वह ज़ीक पर आया हुआ गुस्सा बच्चे पर निकालता है और उसे मारने लगता है। लियोन नहीं मानता कि वह ज़ीक से हारा है और उसे लगता है कि ज़ीक सिर्फ लकी था, इसलिए वह जीता। लियोन अपने हाथ से बच्चे के सिर को जमीन पर दबा देता है। जैसे ही ज़ीक आता है, लियोन का चेहरा बदल जाता है। प्रोटैगनिस्ट अकड़कर मुस्कुराता है, लेकिन जल्दी ही सीरियस हो जाता है और अपने भयानक गुस्से वाली आंखों से उन बुलीज को ऑर्डर देता है कि अगर उन्हें अपनी जान प्यारी है तो घुटने टेक दें। लियोन ज़ीक को अकड़पन के लिए टॉन्ट मारते हुए कहता है कि ज़ीक ने सचमुच प्योर ब्लड अवेकनिंग नहीं किया। प्रोटैगनिस्ट उसे चुप कराता है और धमकी देते हुए कहता है कि उसे झुकना होगा वरना वह मारा जाएगा। उसके शब्द लियोन को तंद्रा कर देते हैं और वह डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है। लियोन गुस्से में दांतों को कसकर ज़ीक को नाली का कीड़ा कहता है और अपने चमचों को उस पर हमला करने के लिए कहता है। ज़ीक बिना किसी डर के आसानी से उसके पंच को डोज कर देता है। वह पहले आदमी को हराता है और फिर दूसरे को भी हरा देता है। लियोन ज़ीक को देखकर हैरान हो जाता है कि यह वही ज़ीक है जो कुछ महीने पहले बिल्कुल अलग था। लियोन डर के मारे अपनी तलवार निकालता है और ज़ीक को दूर रहने के लिए कहता है, नहीं तो वह उसे घायल कर देगा। ज़ीक उसे याद दिलाता है कि ट्रेनिंग एरिया में तलवार निकालने का क्या मतलब होता है। लियोन डर के मारे घबरा जाता है और बिना कुछ कहे चुप हो जाता है। ज़ीके डुएल में जो पहले तलवार निकालता है, फाइट में जो भी हो वह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जब तक कोई एक मरता नहीं है, फाइट खत्म नहीं होगी। ज़ीक लियम को अपना गवाह बनाता है और लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लियोन माफी मांगता है और रोता हुआ ज़ीक से कहता है कि उसे इस बार छोड़ दे। प्रोटैगनिस्ट को अपनी पास्ट लाइफ की याद आती है और लियोन को कमीना कहता है। एक पल में वह लियोन का कान काट देता है और कहता है कि अगर उसने यह कान वापस लगाया तो अगली बार ज़ीक उसका सिर काट देगा। लियोन दर्द से चिल्लाने लगता है।
बच्चा जीक से पूछता है कि उसने उसकी मदद क्यों की, तो जीक कहता है कि वह किसी की मदद नहीं कर रहा था, बस अपनी मदद कर रहा था। जाते हुए जीक सोचता है कि शायद गैलियन ने उसमें कुछ बदलाव ला दिया है। वह प्रोफेसर फैंटम को ढूंढता है और पूछता है कि क्या इसे बनाना संभव है। फैंटम सीधा जवाब देता है और कहता है कि यह संभव है। जीक कहता है कि वह यह काम उस पर छोड़ रहा है, लेकिन फैंटम उसे रोकता है और कहता है कि वह कुछ चीजें क्लियर करना चाहता है। प्रोफेसर फैंटम, वैसे तो इसे बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन असली समस्या इसके कोर में है, जो पावर आउटपुट के लिए जरूरी है। यह कोर मशीन का दिल है, लेकिन इस सर्किट में कुछ कमियां हैं। यह कोर देखने में छोटा दिख सकता है, लेकिन बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है और आउटपुट को समय पर कंट्रोल करना पड़ता है। जीक सब कुछ समझ जाता है और पूछता है कि क्या इसका कोई हल है। प्रोफेसर समझाता है कि उनके पास दो चॉइसेस हैं। वह कोर के डिजाइन में कुछ बदलाव कर सकते हैं, लेकिन यह काम इतना मुश्किल है कि इसमें पूरे 10 साल या शायद 15 साल लग सकते हैं। जीक इस बात से हैरान हो जाता है, लेकिन प्रोफेसर दोहराता है कि यह बहुत ज्यादा समय लेने वाला है। प्रोफेसर आगे कहता है कि दूसरा तरीका उन्हें कोर का डिजाइन फिर से बनाने से बचा सकता है, बस उन्हें एक अलग मटेरियल का उपयोग करना होगा। वह मानता है कि यह तरीका बहुत समय बचाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें एक हाई कंप्रेशन माना स्टोन की जरूरत है। जीक इस बात को सुनते ही उठ खड़ा हो जाता है और याद करता है कि हाई कंप्रेशन माना स्टोन एक ऐसी चीज है जिसे आज की टेक्नोलॉजी से भी नहीं बनाया जा सकता। फैंटम उसकी बात को सही मानता है और याद दिलाता है कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसानी से धूल धक्कड़ में ढूंढी जा सके। इस डिजाइन के लिए हाई कंप्रेशन माना स्टोन उन्हें 10,000 गोल्ड कॉइन्स में मिलेगा। जीक पहले तो हार मान लेता है, लेकिन फिर सोचता है कि अगर किसी को पता चल गया कि वह ऑरा यूज नहीं कर सकता तो उसका क्या होगा। 15 साल बहुत लंबा समय है, लेकिन वह 10,000 गोल्ड कॉइन्स भी नहीं जुटा सकता। उसे हारकर भागने का मन नहीं करता, क्योंकि सब लोग उसे ऑरा यूजर मानते हैं, जो कि सच नहीं है। असल में यह है कि उसने ब्लेसिंग के समय स्टैचू ने जो रिएक्शन दिखाया था वह सिर्फ उसके ईथर और हीलिंग एबिलिटीज की वजह से था। वह अब भी ऑरा का उपयोग नहीं कर सकता, और ईथर एक ऐसी पावर है जो आम इंसान कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके पास सिर्फ स्पिरिट ऑफ द सोल स्किल है, जिससे वह सिर्फ सोर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाकर उसका उपयोग कर सकता है। ईथर का उपयोग करने के लिए उसे ग्रेहम द सोर्ड ऑफ रेडियंस की जरूरत है। जीक अब भी माना स्टोन के बारे में सोचता रहता है और कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। फैंटम हैरान हो जाता है और मानता है कि जो भी इस ब्लूप्रिंट को बनाने वाला है वह बहुत ही काबिल है। वह इस डिजाइन को बहुत एफिशिएंट मानता है। जीक प्रोफेसर की बातों को सुनता है और अचानक उसे एक आइडिया आता है। वह उठ खड़ा हो जाता है और प्रोफेसर से कहता है कि वह डिजाइन का काम तब तक संभाल ले जब तक वह वापस नहीं आता। प्रोफेसर हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या जीक चाहता है कि वह डिजाइन फिर से बनाए और अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद करे। जीक समझाता है कि वह कुछ लाने वाला है और यकीन से कहता है कि उसे हाई कंप्रेशन माना स्टोन हासिल करने का तरीका पता है। जीक बताता है कि गोल्डन एज में लिबरेशन वॉर शुरू हुई थी, जिसमें इंसानों को ड्रैगन्स के राज से मुक्ति मिली। यह युद्ध तब खत्म हुआ जब बहामुट नामक बुरा ड्रैगन टर्ना ड्रेकर के हाथों मारा गया। इसके बाद ह्यूमैनिटी को एक पूरी सदी तक शांति मिली। कुछ समय बाद ड्रैगन स्लेयर में हीरो की रेलिक्स मिले। ये रेलिक्स इतने एडवांस थे कि इस जमाने के लोग उन्हें डुप्लीकेट नहीं कर पाए। इनमें से एक था हाई कंप्रेशन मोनोस्टोन, जो एक पूरे विलेज को पूरे साल के लिए माना दे सकता था। जीक ड्रेकर एकेडमी की सेंट्रल लाइब्रेरी में जाता है। हालांकि कोई इसका उपयोग नहीं करता, लेकिन यह अभी भी बनाई हुई है क्योंकि लोग मानते हैं कि इसे हीरो टेरन ड्रेकर ने खुद बनाया था। कुछ साल बाद जब किताबों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा तो लोगों को गोल्डन एज के रेलिक्स मिलेंगे। मैजिक टावर और निर्वाणा के आर्चमेज पीछे नहीं रहे। गोल्डन एज के बहुत से रेलिक्स मिले और उनके बारे में अफवाहें पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गईं। जीक याद करता है कि यह उसके पिछले जन्म में हुआ था। वह लाइब्रेरी में जाता है और सोचता है कि शायद अभी तक किसी को नहीं पता यहाँ रेलिक्स छुपे हैं। वह अपने ड्रैगन आइज का उपयोग करता है और पूरी लाइब्रेरी में घूमता है। आखिरकार वह एक अजीब टाइल को देखता है और उसे टैप करता है ताकि यह जान सके कि इसके पीछे कुछ है या नहीं। वह सोल ऑफ द स्पिरिट को इनेबल करता है और याद करता है कि यह उसके मास्टर ने उसे सिखाया था कि ईथर का उपयोग करके किसी भी चीज में बारीक कट लगा सकते हैं, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। ईथर का उपयोग करने के लिए बहुत ज्यादा पावर खर्च करनी पड़ती है। जीक थक जाता है, लेकिन बिना समय बर्बाद किए वह टाइल के पीछे चला जाता है। अंदर एक गुफा में जाकर वह आग जलाता है और याद करता है कि उसके पिछले जन्म की खबरों में इस जगह का जिक्र नहीं था। तभी वह कुछ सुनता है और सोचता है कि शायद किसी ने पहले ही इस जगह को खोज लिया है। वह देखता है कि स्केलेटन्स शवल और पिकैक्स लेकर खड़े हैं। वह ड्रैगन आई का उपयोग करके कंफर्म करता है कि ये लाइचिस द्वारा बनाए नहीं गए हैं। वह क्रिटिकल स्ट्राइक एनेबल करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। उसे 2 कारमा पॉइंट्स मिलते हैं।
जीक मुस्कुराता है और सोचता है कि वह कारमा पॉइंट्स के बारे में भूल गया था, क्योंकि वह आर्टिफैक्ट हासिल करने पर ध्यान दे रहा था। जीक एक ईविल चेहरा बनाता है और सोचता है कि यह कारमा पॉइंट्स कमाने का एक अच्छा मौका है। वह आगे बढ़ता है और 20 और स्केलेटन्स को हरा देता है। सिस्टम उसे सभी ऑप्शंस दिखाता है, वह क्या क्या खरीद सकता है। अब जीक के पास जितने कर्मा पॉइंट्स हैं, उनसे मिनी मैप ही खरीदा जा सकता है, इसलिए जीक उसे बाई कर लेता है। सिस्टम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है और वह मैजिक मैप जैसी लगती है। कुछ ऐसा आता है जो उसका ध्यान खींचता है और वह सोचता है कि यह क्या है। मिनी मैप 3D हो जाती है और जीक हैरान हो जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि एक रूम अलग रंग में है जो स्टोरेज रूम है। अगर वह हाँ कहता है तो सिस्टम उसके लिए रास्ता दिखा देगा। जीक हैरान हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि सर्च पार्टी को इस स्टोरेज रूम को ढूंढने में कई दिन लग गए थे, लेकिन उसे बिना किसी मेहनत के मिल गया। सिस्टम उसके लिए बेस्ट राउट दिखाता है, जिससे जीक हैरान रह जाता है क्योंकि इस स्किल से वह आसानी से स्टोरेज रूम में पहुंच जाएगा। आखिरकार वह अपनी मंजिल पर पहुंचता है, लेकिन उसे सामने एक बड़ा दरवाजा मिलता है। जीक सोचता है कि अब क्या करेगा, क्योंकि दरवाजा सिर्फ एक दिखावे से नहीं खुलेगा। वह फिर भी ट्राई करता है, लेकिन एक अजीब मैजिक उसके हाथ को पीछे हटा देती है। उसे लगता है कि यह वजह है कि आर्च मेज ऑफ निर्वाणा और मैजिक टावर को बुलाया गया था। वह अपने जलते हुए ग्लव को देखता है और सोचता है कि वह वहां एक हाथ भी गंवा सकता था। उसे डर है कि वह दरवाजा नहीं खोल पाएगा, इसलिए वह सिस्टम से पूछता है। सिस्टम जवाब देता है और सिक्योरिटी डिवाइस से कनेक्ट होता है। उसकी रिक्वेस्ट पर सिस्टम डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है, तो मैनुअल डिवाइस एक्टिवेट करता है। जिक हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या सिस्टम ने सच में जवाब दिया। सिस्टम हाँ कहता है, जिससे जिक शॉक हो जाता है। जिक डिसाइड करता है कि वह इसका उपयोग करेगा और पूछता है कि उसे क्यों रिग्रेस किया गया। सिस्टम कुछ नहीं कहता, तो वह एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम से सवाल पूछता है। फिर से सिस्टम कुछ नहीं कहता, तो वह और सवाल पूछता है कि यह सिस्टम किसने बनाया है। फिर से कोई जवाब नहीं मिलता, जिससे जिक फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और हाथ जोड़ता है। जिक, सिस्टम दरवाजा खोल दो। सिस्टम उसकी रिक्वेस्ट कंफर्म करता है और ड्रैगन स्लेयर स्टोरेज रूम का दरवाजा खोल देता है। जिक हैरान हो जाता है जब वह अंदर के चेस्ट्स को देखता है, जैसे उसके पिछले जन्म में हुआ था। सभी चेस्ट्स महंगे रेलिक्स और ट्रेजर से भरे हुए हैं। रूइंस में इन्हें हासिल करना इम्पॉसिबल है। वह सभी चेस्ट्स चेक करता है और आखिरकार कंप्रेशन मोनोस्टोन्स ढूंढ लेता है। उसे 4 मिलते हैं। वह एक कारमा पॉइंट का उपयोग करके अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाता है और एक स्टोन रखता है। उसके पास इतनी स्टोरेज नहीं है, इसलिए जिक सोचता है कि वह बाकी के माना स्टोन्स बाद में आकर ले जाएगा। उसे लगता है कि यह काफी है, लेकिन जब वह जाने वाला होता है तब उसे एक अजीब एहसास होता है। उसके आसपास मैजिक सर्कल्स आ जाते हैं और उसे किसी और जगह पर टेलीपोर्ट कर देते हैं। इससे झीक का पूरा शरीर कांप जाता है। जब वह आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जगह बदल गई है। वह जल्दी से सिस्टम से पूछता है कि वह कहाँ है। सिस्टम जवाब देता है कि वह ड्रैगन स्लेयर के घर में है। उसके पिछले जन्म में उसने कभी ऐसे कमरे के बारे में नहीं सुना था जो कॉफिन्स से भरा हुआ है। मिनी मैप खोलकर उसने देखा कि वह पहले वाले कमरे से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है जो ड्रैगन स्लेयर के घर से जुड़े। इसलिए यह संभव है कि यह एक छुपा हुआ रास्ता है जो कभी खोजा नहीं गया। झीक ने इस अजीब स्थिति का फायदा उठाने का फैसला किया और एक कॉफिन के पास भागा। उसने कंक्रीट लिड खोली और देखा कि अंदर एक मेडिवल आर्मर है। सिस्टम ने बताया कि यह ड्रैगन स्लेयर का इक्विपमेंट है। झीक ने आर्मर उठाया और उसके ऊपर रगड़ के निशान देखे। करीब से देखा तो उसे पता चला यह आर्मर गोल्डन एज के आर्मर से अलग है। उसके पीछे एक गोल सुराख मिला, जिससे उसने अंदाजा लगाया कि यह होल उस माना स्टोन से जुड़ा होगा जो उसने अभी हासिल किया था। झीक ने अपनी स्टोरेज में से एक हाई कंप्रेशन माना स्टोन निकाला और उसे आर्मर में डाला। सिस्टम ने बताया कि माना बैटरी का इंस्टॉलेशन सफल हुआ है। पूरा आर्मर सेट रोशन हो गया और एक्टिवेट हो गया। झीक ने उम्मीद से मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल आर्मर अजीब तरह से क्रैक हो गया और रूम में धुआं भर गया। सिस्टम के मुताबिक एक ओवरलोड के कारण इक्विपमेंट फेल हो गया और एक्टिवेशन रुक गया। सिस्टम ने उसे अगले एक्सप्लोजन के बारे में भी चेतावनी दी, लेकिन यह चेतावनी थोड़ी देर से मिली। सिस्टम ने देरी के लिए माफी मांगी, लेकिन शुक्र है कि इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कम से कम झीक ने यह कंफर्म कर लिया कि हाई कंप्रेशन माना स्टोन्स इन प्राचीन आर्मर्स का एनर्जी सोर्स है। उसे हैरानी होती है कि यह आर्मर क्या क्या कर सकता है जो इतनी बड़ी एनर्जी सोर्स की जरूरत है। झीक ने अपने दिमाग में नोट किया कि वह प्रोफेसर फैंटम से इस बारे में जल्दी पूछेगा। अभी के लिए झीक ने फैसला किया कि वो अजीब कमरे में घूमकर कुछ काम का ढूंढेगा। कॉफिन से भरे कमरे के अलावा बाकी कमरे खाली थे। आखिरकार वो अंतिम कमरे में पहुंच गया, जो पहले ढूंढे गए कमरों जैसा ही था, एक बड़ा और खाली हॉल। लेकिन तभी उसने कमरे के बीच में एक ग्लास क्यूब देखा। सिस्टम का एक प्रॉम्प्ट उसके सामने आया, जिसे पढ़कर वो चौंक गया। वो पसीने पसीने हो गया और सोचने लगा कि टेरन ड्रेकर कितना पागल था।
अंतिम कमरे में यह क्यूब फाउंडर्स लेगेसी है, जो कर्स्ड ड्रैगन बहामुट का दिल है। कौन सोच सकता था कि उसके पूर्वज ने अपनी पहेली के लिए यह गिफ्ट छोड़ा था। यह उस अजीब सी फीलिंग को समझाता है जो ज़ीक ने स्टोरेज रूम में महसूस की थी। लेकिन पहले वाले डार्क प्रेजेंस के मुकाबले बहामुट का दिल अब कुछ अलग ही फील दे रहा है। जैसे ही सिस्टम ने बताया कि बहामुट का दिल उसकी बॉडी से रिएक्ट कर रहा है, ज़ीक को डार्क प्रेजेंस ने घेर लिया। उसने अपने दिमाग में एक आवाज सुनी जो गुस्से से भरी हुई थी और कह रही थी कि वो सब कुछ तबाह कर दे। आवाज कह रही थी कि उसे सबको मार देना चाहिए। उसका इंडोमिटेबल मेंटल डिफेंस एक्टिवेट हुआ और वो छोटे समय के लिए शॉक से बाहर आया। तभी उसके सिर में एक तेज दर्द हुआ और उसकी एक आंख काली हो गई। उसने महसूस किया कि यह प्रेजेंस अभी भी उसके शरीर में है। सिस्टम ने उसे एक अर्जेंट क्वेस्ट दिया, टेरन ड्रेकर टेस्ट, जिसमें उसे बहामुट के दिल में ईविल एनर्जी के खिलाफ लड़ना है। डार्क प्रेजेंस फिर से उभर आया और जब उसके मेंटल डिफेंस ने इसका प्रभाव साफ करने की कोशिश की, तब उसके क्लास स्किल्स का एक्टिवेशन पहली बार फेल हो गया। इसके बाद उसके दिमाग को हत्याकारी विचारों ने घेर लिया और आवाज और भी तेज हो गई। दोनों आंखें काली हो गईं और आवाज ने मांग की कि उसे इसे स्वीकार करना चाहिए। अगर वो स्वीकार करता है तो वो आजाद हो जाएगा। सिर्फ विल पावर से ज़ीक ने अपने आप को कंट्रोल में लाया और अपना सिर ग्लास क्यूब से जोर से टकराया। दर्द ने उसके दिमाग को साफ किया और वो मुस्कुराया जब उसके चेहरे पर केचप गिरने लगा। ज़ीक उस पागल और हत्याकारी आवाज को बिल्कुल पसंद नहीं करता। यह बेवकूफ आवाज उसे आजादी देने का वादा करती थी, लेकिन ज़ीक मानता है कि आजादी दी नहीं जाती बल्कि हासिल की जाती है। ग्लास क्यूब हजारों टुकड़ों में टूट गया जब ज़ीक ने ईविल ड्रैगन्स कर्स को लिया और इसके साथ अर्जेंट क्वेस्ट भी कंप्लीट हो गया। थकान जल्दी ही उसके दिमाग पर छाई और अगर उसके पास विल पावर नहीं होती तो स्थिति और भी खराब हो सकती थी। उसके शरीर ने नुकसान को महसूस किया और उसके हीलिंग फैक्टर और इन्फिनिट स्टैमिना को ट्रिगर किया ताकि वो रिकवर कर सके। इसके साथ ही कर्स्ड ईविल ड्रैगन बहामुट का दिल का एब्जॉर्प्शन प्रोसेस शुरू हो गया। उसने देखा कि दिल उसके सीने के पास आया और तेज रोशनी से चमक रहा है। एक पावर ने उसके फ्लैश और बोन्स को भर दिया, जिससे ज़ीक को बहुत डर हुआ। जहाँ तक वो बता सकता है, एक प्योर और डेंस मैना सोर्स जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया, उसके बॉडी के हर सेल में फ्लो हो रहा है। यह एक नाइट के लिए बुरा होता, लेकिन ज़ीक के लिए तो बिल्कुल ही खतरनाक है, क्योंकि उसके पास एक भी सर्कल नहीं है जो इतनी इंटेंस माना की पावर को सही से एब्जॉर्ब कर सके। एब्जॉर्ब न करने की वजह से यह माना ओवरफ्लो होकर सारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है और इसका दर्द सिर्फ ज़ीक ही समझ सकता है। ज़ीक जानता है कि उसे कुछ करना होगा, कुछ भी, वरना यह प्रोसेस उसका अंत हो सकता है। स्किलफुल स्लाइट ऑफ हैंड के साथ उसने पर्पल ईथर समन किया। स्पिरिट ऑफ द सोल का उपयोग करके उसने एक मिनी ब्लैक होल क्रिएट किया ताकि इस ओवरफ्लोइंग माना को सील कर सके। ज़ीक के बहुत कम स्किल्स हैं। उसने सोचा कि ईथर का उपयोग करना ही उसकी आखिरी उम्मीद है। ज़ीक ने अपने दांत पीसते हुए अपनी पूरी कंसंट्रेशन ईथर होल सील को चलाए रखने में लगा दी। आखिर में एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसने ज़ीक को लपेटे में ले लिया। पूरा कमरा थंडरस स्मोक से भर गया। एक्सप्लोजन ने एक बड़ा गड्ढा बना दिया। खैर, ज़ीक अभी भी एक पीस में है। उसके बॉडी का हर एक हिस्सा दर्द से चिल्ला रहा था। जब दर्द कम होने लगा तो उसने सुकून की सांस ली। यह मुश्किल था, लेकिन आखिर में वो जिंदा बच गया। उसका यूनिफॉर्म फटा हुआ है और उसके चेस्ट पर बहामुट का मार्क बन गया है। शैटर्ड ग्लास क्यूब के अंदर जो दिल था वो गायब हो चुका है। बहामुट का माना बिल्कुल मजाक नहीं है। उसका सरवाइव करना एक चमत्कार से कम नहीं है और इस बार वो किस्मत से बच गया। टूटे हुए ग्लास क्यूब के पीसेज में उसने अपने चेस्ट पर मार्क का रिफ्लेक्शन देखा। ऐसा लगता है कि बहामुट की रैम्पेजिंग माना ने कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट्स दिए हैं। तभी सिस्टम ने उसे कर्स्ड ईविल ड्रैगन के दिल की सक्सेसफुल एब्जॉर्प्शन के बारे में नोटिफाई किया। एब्जॉर्ब्ड माना ने उसके बॉडी को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डिनरी से अपग्रेड होकर डिवाइन हो गया है। अभी तक कंट्रोल नहीं की जा सकने वाली पावर को डिटेक्ट करते हुए सिस्टम ने उसके 90.5% फोर्स को कंप्रेस और सील कर दिया। एंसेस्टर्स लेगेसी के इनहेरिटर के तौर पर उसे टेरन ड्रेकर की सिक्योर लाइब्रेरी को ओपन करने की परमिशन भी मिल गई है। बिगिनर क्वेस्ट बुक अनलॉक हो गया है और साथ ही लो लेवल एडमिनिस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल भी। ज़ीक ने अपने सिर को कुरचाया। डिवाइन बॉडी, टेरन्स लाइब्रेरी, किसी तरह का ट्यूटोरियल? उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। कंफ्यूज्ड रहते हुए उसने सारी विंडोज को हटा दिया, सिर्फ एक को छोड़कर। ऐसा लगता है कि पहला ड्रैगन स्लेयर टेरन मरने से पहले बहुत दयालु था। एक प्रॉम्प्ट उसके सामने आया जो पूछ रहा था कि क्या वो टेरन ड्रेकर का दूसरा डाइंग गिफ्ट खोलना चाहेगा। जब उसने सोचा कि वो और ज्यादा सरप्राइज नहीं हो सकता, ज़ीक ने आखिरकार टेरन के दूसरे गिफ्ट पर अपनी नजर डाली। उस एंशिएंट रूम में ज़ीक मरते मरते बचा और फिर अपने प्लैटिनम मैंशन की तरफ वापस चला गया। उसने लूटे हुए ट्रेजर्स को एक सेफ जगह पर छुपा दिया, जबकि उसकी आंखें सिस्टम प्रॉम्प्ट पर टिकी हुई थीं। उसका टाइटल बदल गया था, वो जिसे एंशिएंट ड्रैगन की इनहेरिटेंस मिली है, द इनहेरिटर ऑफ टेरन ड्रेकर। उसे ड्रैगन कंट्रोल की अथॉरिटी और डिवाइन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन मिला।
नए रिवॉर्ड्स में से वो सबसे ज्यादा क्यूरियस था ड्रैकोनियन स्किल के बारे में, जिसका नाम था इनकैंटेशन। यह लॉक्ड स्किल उसके वर्ड्स को पावर से भर देगा। मुट्ठी में जाने उसे बहुत कुछ मिला, लेकिन अभी भी कुछ रिवॉर्ड्स को यूज करने के लिए वो बहुत वीक है। ड्रैकोनिक कंट्रोल उसे ड्रैगन्स के बच्चों और ड्रैगन्स पर कंट्रोल देता है। उसके कंट्रोल में आने वाले ड्रैगन्स को समन किया जा सकता है और वो ड्रैगन्स बिना सवाल जवाब उसके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। डिवाइन बॉडी उसे हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी देती है। कॉम्बैट सीखने की उसकी स्पीड और बॉडी में ईथर का ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो गया है। डिस्क्रिप्शंस उसे पूरी पिक्चर समझने में ज्यादा हेल्प नहीं कर रही, इसलिए शायद उसे यह प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा। एंसेस्टर के दूसरे डाइंग गिफ्ट के अलावा टेरन की एक और विंडो है। जबकि उसे टेरन ड्रेकर की सिक्योर लाइब्रेरी तक एक्सेस मिल गया है, एक इन्फॉर्मेशन अपडेट की जरूरत अभी भी है। सिस्टम ने हमेशा की तरह हेल्पफुल होते हुए ऑफर किया कि वो मिनी मैप पर लोकेशन मार्क कर दे जहां से वो अपडेट हासिल कर सकता है। जीक एक्स्ट्रा वर्क से खुश नहीं है, लेकिन इसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। उसे सरप्राइज हुआ जब उसने मिनी मैप पर मार्क लोकेशन को पहचाना। डिजाइन को देखकर ये वालहला जैसा लग रहा था। वालहला सबसे प्रेस्टिजियस नाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। एडमिनिस्ट्रेटर्स के अलावा कोई भी उस एरिया को देख भी नहीं सकता, या अंदर जाना तो दूर की बात है। जीक के लिए भी अभी इस कंडीशन में ऐसी जगह में एंटर करना मुश्किल होगा। वो इस लाइफ में इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने का प्लान भी नहीं बना रहा था, लेकिन अगर उसे टेरन के डाइंग गिफ्ट से रिलेटेड कुछ वहाँ मिल सकता है तो शायद जीक अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि किस्मत उसे इस फैमिली का हिस्सा बनाए रखने पर मजबूर कर रही है। अगली चीज जिस पर उसने फोकस किया वो थी बिगिनर क्वेस्ट बुक। लो लेवल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए ट्यूटोरियल जल्द ही शुरू होगा। इसके ट्यूटोरियल को पूरा करने पर उसे एक क्वेस्ट मिलेगा जिससे जीक और भी पावरफुल बन पाएगा। क्वेस्ट्स के साथ रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। जीक ने इस क्वेस्ट सिस्टम को एडवेंचरर्स गिल्ड के मिशंस या मर्सेनरी असाइनमेंट्स से कंपेयर किया। क्यूरियस होते हुए उसने सिस्टम से पूछा कि ट्यूटोरियल में क्या शामिल है। बिना उसे जवाब देने का मौका दिए क्वेस्ट अचानक ट्रिगर हो गया। उसकी आसपास की सराउंडिंग्स बदलने लगी। उसकी आंखें इस बदलाव पर विश्वास नहीं कर पा रही थीं। कुछ सेकंड्स बाद वो एक अलग डायमेंशन में था। ग्रिड लाइंस उसके पैरों के नीचे नजर आने लगी और ना खत्म होने वाली डार्कनेस ने उसे घेर लिया। जीक अभी भी शॉक में है। उसने अपने आसपास देखा ताकि समझ सके कि वो कहाँ है। ऐसा लगता है कि उसे फिर से टेलीपोर्ट किया गया है। एक दिन में 2 बार अपनी मर्जी के बिना ट्रांसपोर्ट होना क्रेजी है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग महसूस हो रहा है। इस बार कमरों की बजाय ऐसा लग रहा है कि पूरा एरिया ही शिफ्ट हो गया है, जैसे वो एक बिल्कुल अलग डायमेंशन में चला गया हो। बिना किसी वार्निंग के उसे एक डेंजरस प्रेजेंस का एहसास हुआ जो पीछे से अटैक कर रही थी। मुड़कर देखा तो उसने ऑर्क्स को अपने स्पाइक्ड क्लब्स के साथ अपनी तरफ आते हुए देखा। तभी सिस्टम ने एक्सप्लेन किया कि ट्यूटोरियल क्वेस्ट के लिए उसे 60 मिनट्स के अंदर मॉन्स्टर्स को डिफीट करना होगा और इसमें 2 या ज्यादा डिफरेंट स्किल्स का यूज करना होगा। कंप्लीशन पर उसे पॉइंट्स और सिस्टम स्टोर अनलॉक का रिवॉर्ड मिलेगा। जब वो सोच में था उसके बैटल सेंसेस ने काम किया और उसके हाथ में एक सोर्ड आ गई। ऐसा लगता है कि ये ट्यूटोरियल उसके लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है जहां वो सिस्टम का फायदा उठा सके। अगर उसे ये फीचर पहले मिला होता तो अच्छा होता। जब 3 ऑर्क्स ने 3 अलग एंगल से उस पर अटैक किया, जीक एक पल में गायब हो गया। अटैक्स ने पूरे ट्यूटोरियल एरिया को हिला दिया। बिना समय गंवाए उसने स्विफ्ट स्टेप्स और कंटिन्यूअस स्लैश एक्टिवेट किए ताकि बचकर अटैक कर सके। इस तरह के मॉन्स्टर्स अब उसके लिए कोई चुनौती नहीं है। वो ज्यादा मेहनत किए बिना उनके बॉडीज को बिल्कुल आसानी से काट सकता है। उसने नोटिस किया कि क्लेमोर जो वो यूज कर रहा था वो फेदर जितनी लाइट महसूस हो रही थी। इसकी स्ट्रेंथ में ये बूस्ट शायद डिवाइन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन का एक इफेक्ट है। उसने सोचा कि एक स्ट्रॉन्गर फिजिकल बॉडी के साथ वो अब आसानी से एक पर्पल नाइट को हरा सकता है। ट्यूटोरियल ऑर्क्स को 1 शॉट में मारने के बाद वो वापस उसी जगह पहुंच गया जहां पहले था। दूसरा डायमेंशन गायब हो गया और वो सोचने लगा कि क्या ये सिर्फ एक इल्यूजन था, हालांकि ये बिल्कुल रियल महसूस हुआ था। ट्यूटोरियल कंप्लीट करने के अलावा उसे क्रिटिकल बोनस और टाइम बोनस भी मिला। उसने क्वेस्ट रिवॉर्ड में 400 पॉइंट्स और शॉप कैटेगरी का एक्सेस हासिल किया। उसे बहुत खुशी हुई जब उसे पता चला कि अब वो सिस्टम के थ्रू आइटम्स खरीद सकता है। जीक जल्दी से शॉप टैब खोला और देखा कि वहाँ अमेजिंग आइटम्स सेल के लिए अवेलेबल हैं। इनमें जायंट्स फ्लैश, ब्रेथ ऑफ अ फ्लेम जायंट और भी बहुत कुछ शामिल था। हर लिस्टेड आइटम एक रेयर रेलिक है जो मार्केट में करोड़ों के बराबर की है। शायद वो इस शॉप का यूज करके आइटम्स को रीसेल करके बहुत पैसा कमा सकता है। खरीदने के अलावा वो अपने इन्वेंट्री में मौजूद आइटम्स को बेच भी सकता है। उसकी ट्रेनिंग सोर्ड्स बेचने के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन एल्वन डैगर की प्राइस 4 पॉइंट्स है। ऐसा लगता है कि शॉप सिर्फ एंशिएंट रेलिक्स एक्सेप्ट करती है। उसका एल्वन डैगर ऑक्शन में आसानी से 100 गोल्ड पीसेस में बेचा जा सकता है, लेकिन सिस्टम के लिए सिर्फ 4 पॉइंट्स की वैल्यू रखता है। उसने डिसाइड किया कि वो कुछ भी तब तक नहीं बेचेगा जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो। इसके साथ वो अपने पर्सनल ट्रेनिंग रूम से बाहर आया और दिन खत्म करने का सोचा।
पहले 24 आवर्स में वो बहुत थक गया है, इसलिए लगता है कि आज रात वो अच्छी नींद सो पाएगा। अगले ही दिन जीक ड्रेकर एकेडमी के रिसर्च सेंटर गया ताकि प्रोफेसर फैंटम से मिल सके। मैजिक प्रोफेसर को यकीन नहीं हो रहा था कि इस लड़के ने सिर्फ एक ही दिन में हाई कंप्रेशन माना स्टोन ढूंढ लिया। जब जीक से पूछा गया कि उसने ये स्टोन कैसे हासिल किया, जीक ने एक्सप्लेन करने से इनकार कर दिया क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। जीक ने अपनी चाय का कप खत्म भी नहीं किया था और प्रोफेसर फैंटम ने पावर सोर्स को ट्विक करने का काम पूरा कर लिया। यह मैजिक का केरा अपने काम में सबसे आगे है। चाहे प्रोफेसर ने छुपाने की कोशिश की हो, जीक को एहसास हुआ कि प्रोफेसर को उस पर शक है। हर बार जब हाई कंप्रेशन माना स्टोन कॉन्टिनेंट में मिलता है तो उसे एंशिएंट टेक्स्ट में रजिस्टर किया जाता है। यह ट्रैक रखने और मैनेज करने के लिए होता है कि किसने ये स्टोन हासिल किया और कहां से मिला। लेकिन जीक के पास जो माना स्टोन्स हैं वो अनरजिस्टर्ड हैं। चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट रजिस्ट्रेशन एनसाइक्लोपीडिया में नहीं मिलेंगे। प्रोफेसर फैंटम का शक बिना किसी बात के नहीं था, उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है। जीक ने सोचा कि ऐसे टैलेंटेड पर्सन को ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहां उसकी कला को कोई पहचान नहीं पा रहा। आखिरकार प्रोफेसर ने डिजाइन को एक्टिवेट करने की कोशिश की और हम वापस पेपर्स ब्रेथ पर पहुंच गए। डिजाइन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपरेटस को ब्लैकस्मिथ ऑफ द सोल गैलियन हेल्बर्ट के हवाले कर दिया। जीक और प्रोफेसर फैंटम ने मास्टर ब्लैकस्मिथ को काम करते हुए देखा। उसकी वर्कशॉप बहुत सारे अजीब मैजिक सर्कल्स से चमक रही थी। गैलियन के चेहरे पर एक खुशी थी, अब वो आखिरकार अपने सपने के मुताबिक वेपन्स बना सकता है। जीक और फैंटम इतिहास बनते हुए देख रहे थे। कामयाब ट्रायल के बाद प्रोफेसर फैंटम ने उन्हें गुड बाय कहा ताकि वो एक लेक्चर अटेंड कर सके। गैलियन जीके की मदद के लिए शुक्रगुजार था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी जिंदगी में एक कंप्लीट मैजिक फर्नेस देखेगा, लेकिन इस यंग लड़के के साथ डील करना उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था क्योंकि जीक ने अपने हिस्से का वादा पूरा किया। अब गैलियन की बारी थी। ब्लैकस्मिथ इस एहसान का बदला चुकाने के लिए उत्सुक था। जीक ने अपने बैग से एक मटेरियल निकालकर गैलियन को दिया। एक नजर में ही ब्लैकस्मिथ को पता चल गया कि उसके हाथ में क्या है। इस ब्यूटीफुल केस के अंदर एक ड्रैगन्स फैंग था। टेरन की विल इनहेरिट करने के रिवॉर्ड्स में से एक था बहामट का सबसे तेज फैंग। पागल ब्लैकस्मिथिंग ऐसी अच्छी कंडीशन में ड्रैगन्स फैंग देखकर ललचाने लगा। टेरन ड्रेकर का दूसरा डाइंग गिफ्ट सच में परफेक्ट रिवॉर्ड था, दिल से लेकर फैंग्स तक। उस एंसेस्टर को प्राइसलेस चीजें कलेक्ट करने का बहुत शौक था। अचानक गैलियन कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू और नाक से नोस्सी बहने लगे, जिससे जीक कंफ्यूज्ड हो गया। जीक ने मैजिक फर्नेस के सपने को रियलिटी में बदला और अब ये मुझ जैसे क्राफ्ट्समैन को ड्रैगन्स फैंग से वेपन बनाने का मौका दे रहा है। गैलियन ने वादा किया कि वो उसकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर वेपन बनाएगा। ब्लैकस्मिथ ऑफ द सोल ने अपने नाम की कसम खाई कि वो जीक के लिए एक ऐसी ब्लेड बनाएगा जो उसकी जिंदगी की कीमत के बराबर होगी। ये वर्ड जीक को याद थे। यह वही वादा था जो उसने अपनी पास्ट लाइफ में किया था। जीक की सेकंड लाइफ में भी गैलियन वही वफादार इडियट है। ये बात जीक को अंदर से थोड़ा इमोशनल कर गई। पेपर्स ब्रेथ से बाहर निकलकर जीक ने क्राफ्टिंग को एक्सपर्ट के हवाले कर दिया। जीक को आइडिया है कि गैलियन उसके लिए कौन सी ब्लेड फोर्ज करेगा। कॉन्टिनेंट के बेस्ट ब्लैकस्मिथ के हाथ में वो जरूर कुछ ऐसा बनाएगा जो देखने में इस दुनिया का नहीं लगेगा। फॉर्ज की ट्रिप के बाद जीक सीधा प्लैटिनम मैंशन के अपने रूम की तरफ चला गया। उसने वेपन पाने के लिए बहुत परेशानियां सहनी पड़ी थीं और अब वो आखिरकार रिलैक्स कर सकता है। उसे ड्यूक के साथ ड्यूअल हुए 1 हफ्ता हो चुका था और उसने ड्यूक ने एक और मैसेज भेजा था कि वो राउंड 2 के लिए वापस आए। जब वो सोच रहा था कि ये पागल गार्डनर जरूर कुछ न कुछ करेगा तो उसे एक जानी पहचानी प्रेजेंस का एहसास हुआ। उसके रूम में कोई घुस गया था। पीछे मुड़कर देखा तो गेल नाइट खड़ा था और वो गुस्से से लग रहा था कि जीक ने उसकी इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं की। पागल नाइट ने उसे गुस्से से देखा और एक्सप्लेनेशन मांगा, जबकि उसकी तरफ से किलिंग इंटेंट निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अभी जीक को मार डालना चाहता है। जीक ने ओल्ड नाइट के इमोशंस के साथ खेलने का डिसाइड किया और बताया कि उसका दोबारा चैलेंज करने का कोई इरादा नहीं है। ड्यूक ड्रेकर ने एक ही पल में दोनों के बीच का डिस्टेंस कवर किया और सच सुनने बोलने की मांग की। जीक ने ड्यूक की ग्रिप से खुद को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पागल आदमी ने उसे खुली खिड़की से बाहर फेंक दिया। जीक शॉक रह गया और उसने अपने बॉडी को ग्रेविटी का शिकार होते हुए महसूस किया। उसका रूम मेंशन की अपर फ्लोर्स पर है, इसलिए इतनी हाइट से गिरना खतरनाक था। इस हाइट पर शायद वो मर भी सकता है, उससे पहले कि उसका पैसिव हील काम कर सके। पैनिक करते हुए उसने बालकनी के एज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि वो लेज तक पहुंच पाता, ड्यूक का हाथ उसके गले पर एक्सेसिव फोर्स के साथ जम गया। ओल्ड नाइट को यकीन नहीं हो रहा कि बच्चे को नहीं पता कि उस लेटर का मतलब क्या था। जीक ने जानबूझकर उसे अवॉइड किया, पहले ट्रीटमेंट रूम में और अब भी। ऐसा लगता है कि वो ड्यूक को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। जब उसके गेम्स खत्म हो गए, ड्यूक ने उसे 5 सेकंड्स दिए ताकि वो सच बता सके और बकचोदी बंद करे। जीक मुस्कुराया और बताया कि ड्यूक ने अभी तक अपनी असली पहचान नहीं बताई।
और अभी भी खुद को सिर्फ एक गार्डनर कह रहा है। जीक सच बोलने की डिमांड करता है। जब उसने लड़के की आंखों में डर का न होना देखा तो गार्डन कीपर डेक्स्टर ने अपनी ग्रिप ढीली कर दी और मुस्कुरा दिया। ओल्ड नाइट ने उसे रूम में वापस फेंक दिया, जिससे रूम का नुकसान हुआ, लेकिन जीक के स्ट्रॉन्ग बॉडी को कोई सीरियस डैमेज नहीं हुआ। गार्डन कीपर डेक्स्टर ने माना कि जीक की बात में दम है। उसने लड़के को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और माना कि वो एक टाइम पर ड्रेकर का ब्लैक नाइट था। जीक ने सरप्राइज होने का ढोंग किया, हालांकि उसे पहले ही पता था कि ये आदमी कौन है, जो उसने पहले दी गई इन्फॉर्मेशन को जोड़कर समझ लिया था। उसने अपना एक्टिंग शुरू कर दिया और पूरे दिल से माफी मांगी, एक काबिल इज्जत फैमिली मेंबर और ऑनरेबल ब्लैक नाइट की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। फिर भी शक करते हुए ड्यूक ने पूछा कि क्या ये जीक का प्लान था। लड़के ने डेक्स्टर की बात को समझ न पाने का नाटक जारी रखा। इस रेयर चांस का फायदा उठाते हुए जीक ने पूछा कि लॉर्ड ड्यूक खुद को फॉर्मर ब्लैक नाइट क्यों कहते हैं। ओल्ड नाइट ने एक्सप्लेन किए, बिना सिर्फ इतना कहा कि वो अब ये टाइटल नहीं रखता। यह कॉमन नॉलेज है कि रैंक्स में ऊपर जा सकते हैं, लेकिन जीक को नहीं पता था कि रैंक्स में नीचे भी गिर सकते हैं। ड्यूक ने उसके क्वेश्चंस के आंसर देने से इनकार कर दिया और टॉपिक चेंज कर दिया। जीक ने ओल्ड नाइट के कांपते हुए हाथ को नोटिस किया और पर्सनल सवाल करने बंद कर दिए, क्योंकि लॉर्ड ड्यूक ने अपनी असली पहचान बता दी है। जीक ने भी सच बोलने का डिसाइड किया। वो घुटनों के बल बैठ गया और मान लिया कि उसे ड्यूक की आइडेंटिटी का पता था और वो जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था ताकि उसका ऑफिशियल स्टूडेंट बन सके। हैरानी की बात है, ओल्ड नाइट मुस्कुरा दिया, लड़के की बहादुरी से खुश होते हुए। इसके बदले गेल नाइट ने आखिरकार उसे ऑफिशियल स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। जीक शॉक्ड था कि एक पावरफुल टीचर हासिल करना इतना आसान हो जाएगा। जीक ने सोचा कि उसे बहुत परेशानियां सहनी पड़ेंगी। उसने डिसाइड किया कि वो ऑफर एक्सेप्ट कर ले, इससे पहले कि ये पागल आदमी अपना माइंड बदल ले। उसने ड्यूक ड्रेकर के सामने घुटने टेककर फॉर्मली डिक्लेयर किया कि वो नाइट का डिसाइपल बनना चाहता है। उसने कसम खाई कि वो अपने मास्टर का नाम रोशन करेगा, अपने मास्टर के ऑर्डर्स फॉलो करेगा और विजडम और पावर हासिल करेगा। ड्यूक को हैरानी हुई कि बच्चे को स्टूडेंट बनने की स्पीच का पता है, जो न्यू जनरेशन के ज्यादातर लोग भूल चुके हैं। जीक ने यह भी बताया कि कल्चर एक नाइट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन वो अपने नए मास्टर से एक और चीज पूछना चाहता था। ड्यूक को मास्टर कहना पसंद नहीं था, लेकिन उसने बच्चे की बात को नहीं टोका। जीक ने पूछा कि ऐसा क्या था जिसने ड्यूक को उसे स्टूडेंट बनाने पर मजबूर किया, जबकि वो किसी भी स्टूडेंट को एक्सेप्ट न करने के लिए मशहूर था। सिर्फ आंड्रे, द जीनियस ऑफ द सेंचुरी, इस बोरे का स्टूडेंट बन पाया, और वो भी सालों तक भीख मांगने के बाद। हालांकि जीक को आइडिया था कि क्यों, फिर भी वो यह ड्यूक के मुंह से सुनना चाहता था। उसने सोचा कि ओल्ड नाइट ने उसमें एक ऐसी पोटेंशियल देखी होगी जो आंड्रे से भी ज्यादा है। ड्यूक मुस्कुराया और उसे गेस करने को कहा। जीक ने जवाब दिया कि उसे फैमिली का जीनियस होने की वजह से एक्सेप्ट किया गया है। ड्यूक ने उसके इस कॉन्फिडेंट गलत आंसर पर हंसी उड़ाई। अगर वो सिर्फ पोटेंशियल के बेसिस पर स्टूडेंट चूज कर रहा होता तो उसने टून फैमिली की उस लड़की को चूज किया होता, लेकिन उसने जीक को प्योरली उसकी गट्स के बेसिस पर चूज किया। टैलेंट ही सिर्फ एक पर्सन को रेड या ब्लैक नाइट के लेवल तक नहीं पहुंचाता। रियलिटी में टैलेंटेड इंडिविजुअल्स ज्यादातर सीरियस इश्यूज का सामना नहीं करते और इसलिए वो एनिमीज के सामने आसानी से गिर जाते हैं, अपनी टैलेंट और जिंदगी दोनों खो देते हैं। एक पूरी जिंदगी हार्ड वर्क और एनिमीज से लड़ने के बाद जीक इस बात से बिल्कुल अग्री करता है। ज्यादातर जीनियसेस जिनका सोचा गया था कि वो रेड नाइट बन पाएंगे, न सिर्फ उम्मीदों पर खरे उतरने में फेल हुए, बल्कि ज्यादातर ब्लू नाइट के लेवल पर अटक गए। जवाब देने के बाद ड्यूक उठ खड़ा हुआ और सवाल जवाब रोक दिया। अब वो अपने नए स्टूडेंट को उसका पहला लेसन देना चाहता था। दोनों ने वेस्टर्न ग्रीनहाउस के जिम्नेजियम का रुख किया। जीक को पता भी नहीं था कि ग्रीनहाउस के नीचे एक जिम है। ड्यूक ने उसे बस ट्रैक पर दौड़ने का ऑर्डर दिया और वो उसे समझ नहीं आ रही उसका नया मास्टर क्या प्लान कर रहा है। 3 घंटे बीत चुके थे और ड्यूक बस उसे ऑब्जर्व करते जा रहा था, बिना कुछ बोले। आखिरकार ड्यूक ने उसे रुकने के लिए चिल्लाया और एक सवाल पूछना चाहा। जीक खुशी खुशी अपनी जॉग रोककर पूछता है कि मास्टर क्या जानना चाहते हैं। जब वो रिएक्ट करने ही वाला था, ड्यूक का हल्क जैसा बॉडी उसके पीछे आ गया। ओल्ड नाइट का हाथ जीक की तरफ बढ़ा और लड़के ने इंस्टिंक्टिवली उसके हाथ को डॉज करने की कोशिश की। उसके बैटल सेंसेस ने काम किया और उसके बॉडी के हर पार्ट ने उसे सेफ रहने के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ड्यूक उसके हाथ और आर्म को पकड़ने में फेल हो गया, लेकिन हल्के से टच ने उसके स्पेशल ग्लव को ऑलमोस्ट खराब कर दिया। ओल्ड नाइट ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि क्या उसे पल्स चेक करने में कोई प्रॉब्लम है। जीक को पता था कि ये पागल आदमी सिर्फ पल्स चेक करने की प्लानिंग नहीं कर रहा था। ड्यूक को पता था कि इस बच्चे में कुछ गड़बड़ है। पहले जब वो इन्फर्मरी में लड़े, फिर ग्रीन हाउस में ड्यूल किया और अब 500 लैप्स ट्रैक पर दौड़ने के बाद भी उसने जीक के बॉडी में एक ड्रॉप और भी महसूस नहीं किया। जब ड्यूक उसकी कलाई के करीब आया तो जीक ने अजीब रिएक्ट किया। इसलिए फॉर्मर ब्लैक नाइट ने सीधे सीधे जीक से पूछा
कि क्या वो ऑरा यूज नहीं कर सकता। यह सवाल, जो उसके सबसे बड़े सीक्रेट को प्रॉड देता, इस सवाल ने जीक को हिलाकर रख दिया। ड्यूक ने अपना रिसर्च किया था, उसने ब्रॉन्ज स्टैच्यू देखी थी और उस गोल्डन लाइट के बारे में भी जानता था जो जीक ने ट्रिगर किया था, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। डेक्स्टर ने पूछा, अगर मैं गलत हूँ तो जीक उसे अपनी पल्स चेक करने दे। जीक ने अपने मास्टर की आंखों में देखा तो उसने अपने मास्टर की आंखों में सिर्फ जानने की इच्छा देखी। इस सीरियस राज के बावजूद, जो एक ड्रेकर ऑरा यूज न करने की खबर से फैल सकता है, ऐसा लगता है कि ड्यूक की जानने की चाहत पहले आती है। जीक खुशनसीब है कि ड्यूक एक पागल आदमी है। जीक अभी भी अपनी ब्लेड ग्रैहम हासिल करने का इंतजार कर रहा है ताकि उसके ऑरा के बारे में कोई शक पैदा न हो। जीक को समझ आ गई थी कि यहाँ अगर डेक्स्टर की जगह कोई और होता तो गड़बड़ हो जाती। अब उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अपनी पास्ट लाइफ में जहाँ वो अपनी फैमिली का पहला फेल्ड अवेकनर था, अब चीजें अलग हैं। जीक ने अपने स्पेशल ग्लव्स केयरफुली उतारे जो प्योर ब्लड अवेकनर का सिंबल थे। उसने अपना मैनर रिफ्लेक्शन दिखाया जो प्रूफ है कि उसका प्योर ब्लडेड नेचर असली है, लेकिन किसी अनजान से वो ऑरा यूज नहीं कर सकता। जीक उम्मीद कर रहा है कि सच बताने से उसकी बाकी एबिलिटीज और राजा छुप जाएंगे। फिर भी उसने ड्यूक से माफी मांगी, क्योंकि अगर यह पता चला कि एक ड्रेकर ऑरा यूज नहीं कर सकता तो जीक को डर है कि उसे फैमिली से बाहर निकाल दिया जाएगा। जीक अपनी मर्जी से रो सकता है और एक डरते हुए पपी की तरह दिख सकता है। इस आदमी को एक अवार्ड दो। जीक ने अपनी पल्स एग्जामिन करने की ऑफर दी और ड्यूक ने आगे बढ़कर अपना ऑरा अपने स्टूडेंट के बॉडी में केयरफुली फैलाया। जीक को रोता और डरता हुआ देखकर ड्यूक ने सोचा कि एक बच्चा तो बच्चा ही होता है, चाहे वो अपनी उम्र के मुताबिक नहीं दिखता हो। जैसा उसने सोचा था, जीक के प्योर बॉडी में ऑरा का एक ड्रॉप भी डिटेक्ट नहीं हुआ, हालांकि वो सक्सेसफुली अवेकन हो चुका है। ड्यूक शॉक्ड था। उसने अपने दिमाग को खपा लिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जीक को पहले ही पता था कि पल्स एग्जामिनेशन के बाद भी ड्यूक पूरी तरह से सहमत नहीं होगा, क्योंकि ब्लेसिंग राइट के रिजल्ट्स झूठ नहीं बोलते। जीक को पता है कि ड्यूक अब इस चीज को किसी न किसी लॉजिक से प्रूव करने की कोशिश करेगा। ओल्ड नाइट ने उसे इरेगुलर लेबल किया। ऑफ कोर्स यही उसका कंक्लूजन है। लोग जो क्लासेस के कॉन्सेप्ट से अनजान होते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं। फिर भी जीक ने ड्यूक के साथ खेला और ड्यूक से पूछा कि इरेगुलर क्या होता है। उसके मास्टर ने एक्सप्लेन किया कि ये उन लोगों को कहा जाता है जो अलग एबिलिटीज रखते हैं, जैसे कि कुछ लोग ऑरा और माना को एक साथ यूज कर सकते हैं। कुछ इरेशनल एबिलिटीज भी होते हैं, जैसे फ्यूचर में झांकना। इसलिए इरेगुलर्स को ज्यादा अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता और ये बेहतर होगा कि ये सीक्रेट मास्टर और स्टूडेंट के बीच ही रहे। जहाँ तक जीक की इरेगुलर एबिलिटी की बात है, ड्यूक को लगता है उसकी इरेगुलर एबिलिटीज इनसेन स्टैमिना और रिकवरी है। चाहे आदमी कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, अंदरूनी चोटों से रिकवर होने में समय लगता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जीक पर अप्लाई नहीं होता। वो सीरियस डैमेजेस से तकरीबन उतने ही समय रिकवर हो जाता है। ड्यूक ने सोचा कि इतनी फास्ट रिकवरी में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हुई होगी और वो एनर्जी ऑरा है। ओल्ड नाइट ने नतीजा निकाला कि क्योंकि जीक का ऑरा लगातार उसके स्टैमिना और रिजेनरेशन के बदले कंज्यूम हो रहा है, इसलिए उसकी बॉडी में ऑरा बचा ही नहीं। जीक सरप्राइज था कि इस ओल्ड मैन ने खुद से ही एक्सप्लेनेशन निकाल लिया। अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए उसने मासूम शक्ल बनाकर पूछा कि क्या वो कभी ऑरा यूज नहीं कर पाएगा। उसे डर था कि वो अपने मास्टर की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। ड्यूक ने ऐसे सेंटिमेंट पर हंसी उड़ाई और उसे चिंता न करने को कहा, क्योंकि उसका गेल आर्ट्स एक स्पेशल और पावरफुल टेक्निक है जो ऑरा का यूज बिल्कुल नहीं करता। ड्यूक ने एक्सप्लेन किया कि स्पेशल आर्ट एक स्पेशल टेक्निक होती है जो एक नाइट अपने पीक पर पहुंचने के बाद पर्सनली डेवलप करता है। आमतौर पर